दोस्तों, शुरुआत के बाद बाजार में बढ़ रहा है थोड़ा एक्शन। इस समय एकदम सपाट आप हो चुके हैं फ्रंटलाइन इंडेक्सेस पर। मिड और स्मॉल कैप में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स और सेक्टर्स का रोटेशन है। ढेरों नंबर्स आ चुके हैं, बट उससे कई सारे और नतीजे आने की तैयारी में हैं। तो कैसा रहेगा आज का ये ट्यूसडे का दिन, कहां पर होगी क्लोजिंग और कल के लिए क्या करनी है आपको तैयारी, आइए बताते हैं आपको आने वाले 1.5 घंटे में। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। एक्शन स्क्रीन पर आपको कम दिखेगा, स्टॉक्स में आपको भरपूर आते हुए इस समय दिख रहा है। और बड़ी बात यही है, निचले स्तर से आपको थोड़ी रिकवरी इंडेक्स में आती हुई दिखी है। 19,400 पर वापस आपके लिए निफ्टी आ चुका है। थोड़ी सुबह की सुस्ती जरूर बनी हुई थी बाजार में, बट वहां से आपको रिकवरी होकर अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। सेंसेक्स भी आपके लिए पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। रियल एस्टेट स्टॉक्स यहां पर 7 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली का मूड आ रहा है। डिप का मौका मिल रहा है। अगर आपको कोई शेयर है जो खरीदना हो, आपके रेडार पर हो, पिछले कुछ दिनों की तेजी में नहीं खरीद पाए, तो आज आपको वहां पर मौका मिलते हुए दिख रहा है। बट ऐसा मौका मिड और स्मॉल कैप्स में नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, डेज हाई के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। लगातार 5वें दिन यहां पर तेजी बन रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स हल्की नरमी के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। कुछ ज्यादा खास एक्शन वहां पर बनते हुए नहीं दिख रहा है। बट एक्शन आपका बन रहा है ट्रेंड पर, जिसके नतीजे अभी अभी आए हैं। बात करते करते एक बार ट्रेंड के नतीजों पर नजर डाल देते हैं। अच्छे नतीजे दिख रहे हैं और आपको स्टॉक पर भी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। मुनाफा 290 करोड़ का आया है। 127 करोड़ का अनुमान था। देखते हैं अगर कोई वन ऑफ हिट आया है या नहीं, जिसकी वजह से मुनाफे में आपको इतना बड़ा उछाल दिखा है। 186 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ का आया है और अनुमान से तो बहुत ज्यादा आपको मुनाफा आते दिखा है। रेवेन्यू लेड ग्रोथ है, क्योंकि यहां पर आय आपकी 2890 करोड़ पे आई है। पिछले साल इसी तिमाही में 1814 करोड़ की ये आय थी। तो आय में आपने 1000 करोड़ से ज्यादा की बढ़त देखी है। मुनाफे में आपने 100 करोड़ की बढ़त देखी है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं जहां तक ट्रेंड का सवाल है। और इनके कुछ ब्रांड्स हैं जिसकी तरफ से योगदान काफी अच्छा आते हुए दिख रहा है। कुछ रिसेंट एक्विजिशंस भी हैं जहां पर मूव आ रही है। 14.7% के मार्जिन बढ़कर आपके 16% पर आए हैं। कामकाजी मुनाफा आपका 73% बढ़कर आया है। तो डेफिनेटली एक बढ़िया स्टोरी बनती हुई दिख रही है ट्रेंड आपके सामने, और इसलिए स्टॉक पर भी इमीडिएट स्पाइक आया है। जैसे ही नंबर्स आए वहां पर आपको स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते दिखे। कंजम्पशन से जुड़ी कंपनी के नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हमने टाइटन भी देखा, बहुत मजबूत है। और ट्रेंड अब वहाँ पर टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी जो बहुत ही शानदार दमदार नतीजे पेश करती हुई दिख रही है। बहुत ही मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं ट्रेंड से भी आपके लिए आती हुई दिख रही है। एक और दमदार रिजल्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस। और एक्शन बन रहा है सर। नंबर्स और भी आ रहे हैं। कुछ चहीते कैश स्टॉक्स के भी नंबर्स आपके सामने थोड़ी देर पहले आते हुए दिखे हैं। कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स अभी अभी आए हैं। स्टॉक स्प्लिट भी उन्होंने किया है, वहां पर भी एक्शन दिख रहा है। जो सुबह हम बात भी कर रहे थे अनिल जी, एक तो बाजार पर आपका मूड माहौल जानना चाहूंगा, क्योंकि सुबह सुस्ती थी, अब सेकंड हाफ में हम थोड़े चुस्त हो रहे हैं, रिकवर होकर एकदम फ्रंटलाइन इंडेक्सेस पर फ्लैट हो गए हैं। स्मॉल और मिड कैप आपके लगातार 5वें दिन अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। दूसरा जो सुबह आप बात भी कर रहे थे कि सेकंड हाफ में इस बार सरप्राइजिंगली जो नंबर्स आ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट वहां से कुछ नेगेटिव शॉक्स नहीं आ रहे हैं। यूजुअली सेकंड हाफ के नंबर्स उतने मजबूत नहीं रहते, बट इस बार सेकंड हाफ के नंबर से भी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। बिल्कुल, दोनों इस समय प्ले आउट हो रहे हैं। और दीप, दोनों चीज सेकंड हाफ बाजार का भी exactly. नंबर का भी दोनों मजबूत होते दिख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि पीछे से जो नंबर सारे काफी मजबूत है, एक के बाद एक आप देखिए सारी मिड कैप कंपनियों के नंबर। और एक ट्रेंड अगर आप और देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। मिड कैप्स के नंबर्स लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर है। अब भी लोगों को कंप्लेन है कि मिड कैप ज़्यादा क्यों चल रहे हैं। कौन सा लार्ज कैप ऐसा है इंडस्ट्री लीडर जिसने मिड कैप से बेटर रिजल्ट दिया? एक इंडस्ट्री लीडर मुझे बता दो। सही बात है। एसबीआई से बेटर बाकी सरकारी बैंकों ने रिजल्ट दिए। बिल्कुल। टीसीएस से बेटर बाकी किसी बिरला सॉफ्ट और परसिस्टेंट ने दिए। 100%। करेक्ट, बिल्कुल। अल्ट्राटेक से बेटर किसी जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट ने दिए। राइट। और लगभग सारों ने, ऐसा नहीं कि मतलब। सो फिर चलेंगे ना, यही चलेंगे ना, और कौन चलेगा फिर? जो अच्छा रिजल्ट देगा वही तो चलेगा। सो आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड हाफ रिजल्ट सीजन का बढ़िया जा रहा है। दिग्गजों के मुकाबले में लार्ज के मिड कैप्स की परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है। और मार्केट में भी आप देखिए, आपको पता ही नहीं चला एक चीज हुई है अभी प्यार से एकदम आराम से। क्या मालूम है? क्या? निफ्टी डे हाई पर है। डे हाई पर है, हाँ बिल्कुल। आज की हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 19,410 के आसपास। बिल्कुल। बैंक निफ्टी ग्रीन में आ गया है। और बिल्कुल ऐसी जगह से आया जहाँ से उसको घूमना चाहिए। 19,325 परफेक्ट रेंज है जहाँ पर लेने की। 42,325 तो 42,383 से घूमा है 283 से।
निफ्टी हमारा खरीदने का इरादा 19,300 325, आज का लो 19,329 है। एकदम अच्छे सपोर्ट लेवल से रिकवरी आई है। वहाँ तक जाकर जिन लोगों को, कमज़ोर ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन छोड़नी थी और वहाँ से एकदम मिस हो गया। सो आज बेस्ट रेंज टू बाय जो था, एकदम मार्केट ने उसी को आपको रेस्पेक्ट करके वहीं से खरीदारी की है। सो बहुत बढ़िया मार्केट है दीप, और आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत मजबूत, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यार जो कुछ डेटा बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रहे हैं मेरे पास में, और जिन लेवल के आसपास हैं 19,400 पे, उसको लेकर बहुत बढ़िया डेटा बना हुआ है दीप। चलिए अच्छा है, तो बढ़िया डेटा बन रहा है, बढ़िया। एक चीज जल्दी शॉर्ट में जल्दी से कह दूं, जी बताइए। बैंक निफ्टी कमाल करने की तैयारी में। बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलर्स फंस चुके हैं, तो यहाँ से बस अभी तक इतना काफी, बाकी आगे डेटा के बाद। चलिए हिंट दे दिया, पूरी पिक्चर आएगी अभी थोड़ी देर, डेटा भी समझेंगे अनिल जी के साथ। आइए बात करते हैं, कुशल अरमान दोनों हैं तैयार बताने के लिए खबरें और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के। कुशल बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफकोर्स नंबर्स अभी भी काफ़ी सारे आने बाकी हैं। एक तो पावर ग्रिड निफ्टी से, साथ ही एफएनओ स्पेस से कमेंस, दीपक नाइट्राइट, आईआरसीटीसी, श्री सीमेंट ट्रेन के नंबर्स अभी आ ही चुके हैं। अपोलो टायर्स और बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी आने बाकी है। इनफैक्ट आइनॉक्स विंड यहाँ पर बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस, इसका आईपीओ आज बंद हो जाएगा। जहाँ तक कल का सवाल है, एफएनओ से करीबन 10 कंपनियां, बाटा, जीएनएफसी, लुपिन, एमसीएक्स, पीएफसी, पिडिलाइट, पीआई इंडस्ट्रीज समेत टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स और बीएचईएल के नंबर्स भी आएंगे। जीएनएफसी की तो बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी विचार होगा। साथ ही एचएमए एग्रो, यहाँ पर नतीजे तो आएंगे, शेयर विभाजन पर भी कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, क्यूआईपी, राइट्स इशू आदि अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। और एक्सिस के टेक्नोलॉजीज की भी फंड जुटाने पर विचार करते हुए नजर आएंगे। प्रोटीन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ कल बंद हो जाएगा, कल इसका फाइनल डे है, तो देखना होगा कि क्या सब्सक्रिप्शन आता है। बिरला सॉफ्ट और ओबेरॉय रियल्टी जो अंतरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था, एक्स डेट है। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय की सभी एयरलाइंस के साथ बैठक भी होने वाली है। और साथ ही फेड चेयरमैन जेरोम पावल साहब एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। गुरुवार 9 नवंबर नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अर्निंग्स हैवी डे होने वाला है। निफ्टी से 2 कंपनियां, अपोलो हॉस्पिटल्स और अदानी पोर्ट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफएनओ की तो 14 कंपनियां हैं। चुनिंदा नामों में एबीबी, अशोक लेलैंड, ऑरोबिंदो फार्मा, बॉश, ग्रैन्यूल, संवर्धन मदरसन जैसे स्टॉक शामिल हैं। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। साथ ही एसबीएफसी फाइनेंस, यहाँ पर 50% एंकर लॉक इन इनका 90 दिनों का खुल जाएगा। जहां पर डिविडेंड एडजस्टमेंट एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स, आईओसीएल और साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी के भी होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अपडेट है। और साथ ही आईपीओ के लिहाज से आस्क ऑटोमोटिव का आईपीओ बंद हो जाएगा। एक्स डिविडेंड है जीसीपीएल और साथ ही एचपी एडेसिव की स्टॉक स्प्लिट की भी एक्स डेट 9 तारीख को होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स यूरोप के जो ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड है वो भी पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगी। ओके, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आ रहे हैं बाजार के लिए। अरमान बताएं आज कौन से नतीजे आ गए? ढेरों नंबर्स अभी स्क्रीन पे दिख रहे थे। जी गुड आफ्टरनून। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें इन्फो एज की, तो यहाँ पर नतीजे बढ़िया आए हैं। मुनाफा देखें 4.5% बढ़कर आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे में 6.5% के आसपास की बढ़त है। और मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 38.8% से इंप्रूव होकर मार्जिन 40.7% पर आते हुए दिखे हैं। जायडस लाइफ जो हमारा अनुमान था उससे बढ़िया नतीजे आए हैं। आप मुनाफा देखें, मुनाफा 801 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, अनुमान 740 करोड़ का था। आय में लगभग 9% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन जो है वो 20.3% से इंप्रूव होकर 26.2% पर आते हुए दिखे हैं। एल्केम लैब, यहाँ पर भी हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 12% के आसपास 11.7% बढ़कर आई है। मार्जिन 14.7% से इंप्रूव होकर 21.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी 77% का आपको उछाल दिखेगा। वेंकीज, यहाँ पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। जो उनको 21 करोड़ का घाटा था उसके मुकाबले 34 करोड़ का उनको कंज्यूम मुनाफा आता हुआ दिखा है। आय अगर आप देखेंगे कि तो आय 960 करोड़ से गिरकर 913 करोड़ पर आती हुई दिखी है। दिव्यानी इंटरनेशनल, यहाँ पर मुनाफा लगभग 44% गिरा है। आय हालांकि बढ़ी है, लगभग 9.6% के आसपास बढ़ी है। इसी के चलते दिख रहा है क्योंकि मार्जिन जो हैं वो गिरते हुए दिखे हैं। 22.2% से गिरकर 18.8% पर आते हुए दिखे हैं। ज्योति लैब्स, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। मुनाफा 60% बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय में 11% की बढ़ोतरी है। इसी के चलते आप देख रहे हैं मार्जिन जो हैं वो अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए हैं। 12.2% से इंप्रूव होकर मार्जिन 18.5% पर आते हुए दिखे हैं। उनो मिंडा, मुनाफा यहाँ पर 32% के आसपास बढ़ा है। आय में भी 26% के आसपास का उछाल है। मार्जिन्स लगभग फ्लैट ही रहे हैं 11.1% पर।
एल्केमाइन यहाँ पर बात करें तो मुनाफा लगभग 48% गिरकर आया है। मार्जिन्स में आपको बड़ी गिरावट दिखेगी, 19.8% से गिरकर 13.7% पर। अनुपम रसायन यहाँ पर मुनाफा देखें तो लगभग 41.6 करोड़ से घटकर 40.7 के आसपास। मार्जिन्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है आपको, 28.2% से गिरकर 27.3%। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसके डेटा हैं, जिसमें अब HDFC लाइफ की अगर आप बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम वहाँ पर 13% बढ़ा है, ICICI प्रू 10%, SBI लाइफ 40%। हालांकि LIC की अगर आप बात करें तो उन्होंने 1.7% वहाँ पर घट कर आता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ नतीजे और अपडेट्स। कुछ और खबरें भी हैं? और भी है? यस सर। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड, बताइए। खबरों में सबसे पहले BSE MCX, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर है, वहाँ पर सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि बैंकों को कमोडिटी मार्केट में लाने के लिए सेबी के साथ चर्चा जो है वो करने वाले हैं। बैंकों को कमोडिटी मार्केट में हेजिंग के लिए चर्चा शुरू होगी। सेबी जल्द ही RBI से बैंकों को इस मैटर से रिलेटेड बातचीत शुरू करेगा। ग्लेनमार्क, यहाँ पर US FDA से एक दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और अगर अमेरिका में इसका मार्केट देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ के आसपास का है। टाटा कॉम, सिंगापुर एयरलाइंस का कंपनी के साथ करार किया है, और ये अगर देखें तो मल्टी ईयर करार ये करते हुए दिखे हैं। कीस्टोन रियल्टर्स, इन्होंने रियल जेम बिल्डटेक में 100% हिस्सेदारी खरीदी और लगभग 230 करोड़ के आसपास में खरीदते हुए दिखे हैं। और अंत में सोम डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज, यहाँ पर कंपनी के कई ठिकानों पर IT का सर्च ऑपरेशन जो है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर सहित कई ठिकानों पर सर्च जारी हुआ है। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसे एक्शन को बढ़ाते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है, एक के बाद एक बिगुल की है फरमाइश। सबसे पहले तैयार है हिमांशु जी, हिटमैन हिमांशु। एक मिनट, हिमांशु जी के लिए बिगुल के पहले बंसल जी सब ठीक है एकदम? आप मतलब आंख वांख में कुछ गिर गया या कुछ मतलब उदासी है? नहीं अनिल जी, आंख में कुछ गिर गया, अभी आपने बोला तो मैं निकालना रुक गया अनिल जी। तो क्यों नहीं आज आप शो पूरा आंख बंद करके करें ऐसा? अनिल जी, अब कोई जेम्स बॉन्ड तो है नहीं अनिल जी, और अकेले अनिल जी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आप देखिए विंडो में कुणाल जी भी नहीं है। हाँ, और अभी मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं PCR ट्राइंग टू कनेक्ट। अनिल जी डेली कनेक्ट कर रहे हैं अनिल जी। अच्छा अनिल जी, मेरी आंख से इंपॉर्टेंट है कुणाल जी का मतलब टाइमली कनेक्ट होना। थोड़ा सा अनिल जी वो होता है ना डिसिप्लिनरी एक्शन अनिल जी, वो लिया जाए। बिल्कुल लेते हैं, अभी रुको। उनकी भी आंख आपकी एक में गिरा है ना कुछ, हम उनकी दोनों में गिराते हैं। बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। जी जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, सुबह जब मार्केट की शुरुआत हुई थी तो फार्मा स्टॉक्स लीड करते हुए नजर आ रहे थे, और इनफैक्ट सारा दिन आज बाजार की वॉलेटिलिटी में यही एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने सस्टेन्ड जो अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखा है। इसमें अनिल जी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जिस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है वो इस सेक्टर का दिग्गज सन फार्मा है, जिसमें आज एक बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आने की तैयारी है। मेरा ऐसा मानना है कि सन फार्मा में यहाँ से एक अच्छे अपमूव की शुरुआत हो रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स ऑलरेडी काफी पॉजिटिव थे, पिछले कुछ दिनों में हमने शॉर्ट टर्म में करेक्शन आते हुए देखा, और जिस तरह से 2 दिन का प्राइस एक्शन बना हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि सन फार्मा यहाँ से 1 से 2 दिनों में 1200 रुपए तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो सन फार्मा में खरीदारी करके चलने की सलाह है अनिल जी। करंट लेवल्स 1170 रुपए तक के हैं, यहाँ खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे 1158 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1 से 2 दिन का नजरिया लेके 1195 और 1202 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हमें करें खरीदारी राइस आती हुई आपके लिए हिमांशु जी की। थोड़ी देर में नितिन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने को तैयार। तब तक एक बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन सकता है यहाँ से, और जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 146 रुपए, 146 रुपए 10 पैसे। 146.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। आज स्टॉक ने एक अच्छा मूव पकड़ा है, और बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर की तरफ ये क्रॉस कर रहा है, जो ये संकेत दिखा रहा है कि अपर बैंड तक जाने को तैयार है। स्टॉक का जो ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 151 रुपए का, 151 का लेवल निकलने पे 154 रुपए तक का मूव फेडरल बैंक में आपकी बारी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 143 रुपए, 142 रुपए 50 पैसे के पास है,
तो 143 का स्टॉप लॉस लगा के फेडरल बैंक में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 151 पहला टारगेट ट्रेडिंग के लिए, 151 का लेवल ब्रेक होने के बाद 154 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करें फेडरल बैंक। ओके, तो यह है आपके लिए 151 और 154 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय। फेडरल बैंक पर एक्शन दिखेगा। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी एक ट्रेडिंग कॉल आ रहा है आपके लिए कल के 2000। आइए उससे पहले नितिन जी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। यहाँ पे 19,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 69 में मिलती है आपको। 19,400 की कॉल ऑप्शन 69 में मिलती है और इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 40 रुपए का। 69 में ले रहे हैं 40 का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट बनेंगे 95 और उसके ऊपर बनेंगे 105 के। सुबह ओपनिंग पॉजिटिव हुई, फिर करेक्शन आया, फिर हम देख रहे हैं बाउंस हो रहा है और ओवरऑल लॉन्ग रोल ओवर है, तो बाय ऑन डिप हर समय हम देख पा रहे हैं। मार्केट मुझे लग रहा है कि दीपावली होते होते यहाँ से 19,500 की तरफ मूव कर जाएगी, तो हम 19,400 की कॉल ऑप्शन 69 में ले रहे हैं। 95 से 105 का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 40 का। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की भी हम 43,600 की कॉल पे बेट करेंगे, जो 145 पे है अभी। 145 पे लेंगे जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 80 का और टारगेट बनेंगे 195 से 200 फर्स्ट टारगेट और उसके ऊपर निकलती है तो 230 से 250 के टारगेट बनेंगे। ओके, तो कॉल ऑप्शन लेने का वक्त आ गया है। 19,400 की कॉल निफ्टी की खरीदें, 43,600 की कॉल बैंक निफ्टी की खरीदें। मोमेंटम यहाँ पर दिखेगा। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। थोड़ी देर पहले अनिल जी कह ही रहे थे बैंक निफ्टी पर रखनी है नजर। बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ गया है। आइए अनिल जी की तरफ से भी उनकी कॉल है तैयार। बिगुल कल के 2000। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव हो गया सर, बताएं कहां पर नजर है आपकी? बैंक्स बिल्कुल। इंडसइंड बैंक का फ्यूचर खरीदने की राय है। 1478 पर ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदना है और अगर 1465 आए तो और ऐड करना है। दो जगह लेना है, यहां पे भी लेना है, 1465 आए तो और लेना है। स्टॉप लॉस आपका 1450 का होगा। आज और कल एक दो दिनों के लिए छोटे टारगेट दे रहा हूं, 1592, 1592, 1600, 1614, 1614। ये तीन टारगेट है आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से दीप। तो ये तीनों टारगेट आप नोट कर ले। 1592, 1600, 1400। दो रीजन है इसको खरीदारी करने के लिए। एक रीजन तो ये कि MSCI में इंक्लूजन की बात लंबे समय से चल रही है, तो वो होगा तो एक बढ़िया बाइंग आने की संभावना वहाँ पर इसके लिए आगे पीछे बनेगी। दूसरा ये कि ऑलरेडी वन ऑफ द बड़े बैंक में सबसे सस्ता बैंक है, मुश्किल से 12 के मल्टीपल पर, फॉरवर्ड पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। MSCI बैंक का ट्रिगर है ही, तो मुझे लगता है कि ये आप पोजिशनली भी खरीद के रख सकते हैं। अगर आपको अब से लेकर महीने के अंत तक के लिए रखना है दीप थोड़ा सा, तो आप मतलब थोड़ा सा ऊपर का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं, जो 1620 और 1650 तक के भी आपके लिए बनेंगे। तो आप पोजिशनली थोड़ा डिलीवरी खरीद कर रख सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में खरीदना है तो शॉर्ट टर्म टारगेट के लिहाज से 1614, 1620 तक के टारगेट के लिए लेकर आप चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन दिखा सकता है, बैंक निफ्टी के मुकाबले में आउट परफॉर्म कर सकता है, इसकी संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी भी 43,600, 625 के ऊपर निकल कर ट्रेड कर रहा है और ये भी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि 43,500 का कॉल राइटर बैंक निफ्टी में फंसता हुआ दिख रहा है दीप। सो आई थिंक बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है, राइट? उसके पहले ये शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होता दिख रहा। तो आई थिंक बैंकिंग शेयरों में तेजी रहनी चाहिए और उस हिसाब से हमें इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा पसंद है। इंडसइंड बैंक, यस। चलिए बैंक्स पर रखिए नजर। बैंक निफ्टी अनिल जी ने कहा था नजर रखिए, पॉजिटिव हो गया। नितिन जी ने बैंक निफ्टी पर कॉल ऑप्शन दिया आपको। अनिल जी की तरफ से सुमित जी भी तो फेडरल बैंक बोल रहे हैं। सुमित जी से फेडरल बैंक बोल रहे हैं, तो बैंक्स ही बैंक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए सिद्धार्थ जी के रेडार पर क्या है ये भी जान लेते हैं, वो भी हमारे साथ तैयार। शो में करते हैं उनका स्वागत। सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून सभी को। जो दीपांशु खरीदना है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, अगेन BFSI सेगमेंट से ही है, जैसे अभी अनिल जी ने बैंक दिया, ये भी BFSI ही है। स्पंदना स्फूर्ति के नतीजे बहुत दमदार रहे। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट बता दूं 970, 970 का शॉर्ट टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का। स्पंदना स्फूर्ति हैदराबाद बेस्ड माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है। दूसरे तिमाही के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जिसे बोलते हैं, वो 30% से इजाफा आया।
मार्जिन स्टेबल है 12% के करीब। 3 महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है जो ये स्पंदना स्फूर्ति को ऊपर ले जा सकता है, वो है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, स्टेबल मार्जिन है दूसरा, और तीसरा है रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। लोन ग्रोथ आने वाले 2 सालों के लिए 32% के CAGR से ग्रो हो सकते हैं। स्पंदना स्फूर्ति के हाई मार्जिन है, निम स्ट्रॉन्ग है, और रिटर्न ऑन एसेट भी इंप्रूव करने की योजना है करीबन 3.5% के करीब। स्पंदना स्फूर्ति NBFC माइक्रो फाइनेंस की कंपनी 970 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 6 से 12 महीने का, तो 1200 रुपए भी पॉसिबल है। ओके, ये है आपके लिए स्पंदना स्फूर्ति में खरीदारी करने की राय। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, ICICI प्रूव बाय करना है। 537 538 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 550 का पहला टारगेट, जो मुझे लगता है शायद आज भी आ सकता है, या मे बी आज और कल, और वो ब्रेक करेगा तो 560 562 तक जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 533 का होना चाहिए, 5 रुपए नीचे। ओके, ICICI प्रूव यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई। अगला बिगुल भी सुमित जी के लिए ही है, सुमित के सुपरहिट। और दीप, इससे पहले कि सुमित जी अपना सुपरहिट बताएं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बताइए। मैं चाहता हूं कि मेरा आज ये एनालिसिस जो है 2:30 बजे वाला सेठी जी के पहले लिए जाए। ओके, हाँ डन सर, हाँ हो जाएगा। सेठी जी ने सुन लिया, जल्दी जुड़ जाए तब तो अपने कुछ ही कर सकते। पहले उनको मौका देना ही पड़ेगा, नहीं जुड़े तो पहले मेरा ले लेना। ठीक है, रेस लग गई है। ओके, बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 76 रुपए 50 पैसे, 76 रुपए 60 पैसे, 76.50। हाँ सुमित जी, 76-55 कर ले एवरेज, 76 50 और 60 का बीच का, क्योंकि मैं मेरे पर लिखने में एक ही फिगर लिख पाता हूँ मैं, इसलिए। अनिल जी, कोई भी एक फिगर लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन सर। यस। तो अनिल जी, स्टॉक का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN के अंदर यहाँ से वो ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक रिसेंट का हाई ब्रेक कर रहा है। SJVN के अंदर यहाँ से मोमेंटम तेजी का बनेगा। एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें लास्ट कुछ दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो SJVN में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 81 रुपए का पहला टारगेट, 84 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में ये स्टॉक आने वाले समय में 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। तो SJVN में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 72 रुपए 73 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 73 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के SJVN में खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट 81 का, दूसरा टारगेट 84 का, दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं। पोजिशन टारगेट और ऊपर के होंगे। SJVN यहां पर आपको करनी है खरीदारी, यहां पर भी एक्शन बन रहा है। स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहीं पर आपको मूव आते हुए दिखेगा, कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं, उसका भी रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर प्ले आउट हो रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर ही करते हैं फोकस, जहां पर आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है इस समय। इंडसइंड बैंक पर तो स्पाइक आया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी आपको एक स्पाइक आ रहा है, ICICI प्रू, इंडिया मार्ट, तो आई लेटर के स्टॉक्स पर आपको एक अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। ये स्टॉक्स भी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। चुनिंदा फार्मा पर भी रखिए, फार्मा के शेयर्स में इनफैक्ट इस समय एक्शन थोड़ा और अच्छा हो रहा है, इस पर भी करेंगे फोकस। उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर है तैयार, तो पहले चलते हैं इसके लिए राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दिपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है करूर व्यवसाय बैंक। बैंकिंग में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और करूर व्यवसाय बैंक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स 151 के अराउंड चल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 7-8 रुपए का आपको शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स फेवर में है दीपांशु। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, करूर वैश्य बैंक सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है काफी समय से, और अब आज इंट्राडे चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ 150 रुपए के ऊपर हमने देखा, तो मौजूदा स्तर पर हमारी खरीदारी की राय है 148 रुपए 50 पैसे 148 हाफ पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 156 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 162 रुपए का, तो 162 के इवेंचुअल टारगेट के लिए करूर वैश्य बैंक में खरीदारी की राय। करूर वैश्य बैंक, इस पर है खरीदारी की राय। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स यही इस समय डोमिनेट कर रहे हैं। एक सन फार्मा हिमांशु जी का और एक SJVN सुमित जी का निकाल दे तो बाकी सारी कॉल्स जो आई हैं आपके लिए
वो फाइनेंशियल स्पेस से ही आई है, तो दिखा रही है कितनी अच्छी स्ट्रेंथ बाजार में और स्टॉक्स में यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। आइए, जैसे हमने वादा किया था, अनिल जी ने कहा था थोड़ी देर में ही कि वो पहले स्ट्रैटेजी देंगे। सिटी साहब के जुड़ने से 2:30 भी बजने वाले हैं। सिटी साहब भी जुड़ने की तैयारी में, बट रेस में अनिल जी आगे हैं। लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, ग्लोबल बाजार ठीक है, कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं हो रहा। डाउ वैसे 6 दिन ऊपर रहा, आज हल्की नरमी दिखा रहा है। फ्यूचर्स नाज़रक 7 दिन ऊपर रहने के बाद आज हल्की नरमी दिखा रहा है। सुस्ती है, बट कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा। यूरोप में भी आपको मामूली गिरावट दिख रही है, कोई ऐसी बड़ा एक्शन नहीं है। एशिया आज ज़रूर कमज़ोर था, जापान और हांगकांग दोनों थे। कॉस्पी कल 5.5% ऊपर था, आज 2.5% फिसला है, तो नरमी थी। हमारे बाजार भी रिकवर हो गया, ऑलमोस्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं इस समय। बताएं सर। दीप, पहले निफ्टी बता दूं या पहले बैंक निफ्टी? पहले निफ्टी बता दें। बैंक निफ्टी का तो खैर ठीक है, हाँ खैर पता ही है आपको बैंक निफ्टी तो खैर, हाँ पहले निफ्टी का सुन लीजिए आप। 19,300 के नीचे बंद नहीं होगा, ये इत्मीनान आप रखिए, क्योंकि 94 लाख शेयर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो आपके लिए बेस हो गया। ओके, कल भी आपका लो 19,310 था, आज का लो है 19,330 के आसपास, तो 19,325 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। निश्चिंत हो जाइए कि 75 से 100 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी नहीं है। डाउ फ्यूचर 55 पर नीचे, 100 भी हो गया नीचे तो भी उससे नीचे नहीं जाएंगे, बस ठीक है, आराम है। 19,400 मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके आसपास आप हैं अभी। 19,400 पर पुट में 75 लाख शेयर है, कॉल्स में 1 करोड़ 12 लाख शेयर। 3 बजे तक आपको 19,425 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना है। अगर ये हो गया तो बैंक निफ्टी में अफलातून शॉर्ट कवरिंग होगी, सॉरी निफ्टी में अफलातून शॉर्ट कवरिंग होगी, जो 19,465 450 तक निफ्टी को आज ही ले जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि 3 बजे के पहले आप 19,425 के ऊपर निकले। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी? आज का हाई 19,410 है, ओके, कल का हाई 19,423 है, तो आज और कल के हाई के ऊपर आप निकलेंगे तो ही मजा आएगा, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तब आपको 19,300 19,400 का जो कॉल राइटर है वो काटने के लिए आएगा। तो ये निफ्टी। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 43,300 पर 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, और 43,500 पर 63 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, जो हाईएस्ट है। आप देखिए, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स में है वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। 43,400 500 600 हर एक लेवल पर कॉल राइटिंग होकर रखिए। पहली चीज़, आपका बेस बन के आप 43,300 के नीचे आज बंद नहीं होंगे, ओके, ये क्लियर कट है। तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अगर आज फिर से जो आप सुबह भी आपको बोला था कि 43,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, तो कहना ही क्या, क्यों कि 160 ट्रेडिंग सेशन तक आप लगातार 43,600 के ऊपर बंद और कल वापस उसके ऊपर आए। आज आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि उसके ऊपर मिल जाए, ठीक है, क्लियर है। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है जी? बिल्कुल कल के 2000। आइए बताइए, समझ गया मैं। जी सर। तो 43,600 का कॉल ऑप्शन है, जो 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कितने में? 135। थोड़ा अभी लेना है, 110 के आसपास आए तो थोड़ा और लेना है, ठीक है, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा आपका 90 का, 2 टुकड़ों में लेना है। 135-30 के आसपास अभी जो है वो लीजिए, 110 आए तो और लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस 90 का। टारगेट आज और कल की एक्सपायरी वाला, ये कल की एक्सपायरी वाला जी, 180 220 330, ठीक है, बड़े टारगेट है, देख लीजिए। 180 220 330 बड़े टारगेट। हाँ, करना है तो बड़े टारगेट के लिए करना है। जाएगा 30-40 पॉइंट जाएगा तो जाएगा, लेकिन आएगा तो फिर बड़ा आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए वो मैं बताऊँ। अब आप, ठीक है, जस्ट वन गेस, 43,600 पे कितने कॉल राइटर फंसे हुए हैं बैंक निफ्टी में? मैं बताऊँ आपको जी, ज्यादा नहीं, 1,93,00,000, ऑलमोस्ट 2 करोड़ मान लेते, ऑलमोस्ट 2 करोड़। 43,400 पे 37 लाख शेयर, 43,500 पे 63 लाख शेयर जो हाईएस्ट है, 43,600 पे 43 लाख शेयर, ये सब कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। और अगर आप 43,700 पार कर गए तो करीबन 2.25 करोड़ कॉल राइटर्स ऑलरेडी एक्सपायरी कल आज पहले से एक्सेसिव। ये जो रिवर्स हुआ है दोपहर के बाद में, आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसमें कॉल राइटर फंस गया। एक्चुअली हो क्या रहा है आजकल, एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग हो रही, जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी देख रहे होंगे, जैसे हल्की सी भी कमजोरी आती है ना, कॉल राइटर ज्यादा एग्रेसिवली आते हैं। करेक्ट सर। तेजी में पुट राइटर जल्दी से नहीं आते, लेकिन मंदी में कॉल राइटर फिर जब रिवर्स होता है ना, तो ये मामला शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होता दिख रहा है। सो मेरा ये मानना है कि अगर 3 बजे तक बैंक निफ्टी आपका 43,500 नहीं तोड़ता है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो बैंक निफ्टी सेफ है। और थोड़ा भी अगर डाउ फ्यूचर से सपोर्ट दे दिया तो फिर कमाल कर सकता है। तो ऊपर के जो टारगेट बैंक निफ्टी के हैं स्पॉट लेवल में 43,725
ठीक है। 825 875 तक आज और कल में जाने चाहिए और मैं एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए ये लेवल्स को फॉलो करके और अगर दिन के दौरान आज ही अच्छा पैसा बन जाए तो आज ही बुक कर लीजिए और नाइट रिस्क कम रखें। सही बात है। या कम से कम 50% तो कर ही लीजिए, ये आपके लिए राय। तो बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कर दे दी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तेजी की तरफ आपको संकेत दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। और आपके लिए तो 2000 की कॉल भी आ गई। बैंक निफ्टी 43,600 की कॉल खरीदनी है। अभी थोड़ी देर पहले इंडसइंड बैंक पर भी अनिल जी की खरीदारी की राय आई थी। ओके, तो बैंक्स पर रखिए नजर और फोकस। सेरी साहब का जुड़ने का वक्त आ गया, आइए करते हैं उनका भी स्वागत। सेठी साहब गुड आफ्टरनून, माफ़ी चाहता हूँ मैं आज थोड़ा सा, मैंने कहा कि वैसे तो माफ़ी की जरूरत तो नहीं है, 2:31 ही हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं, इससे कई बार लेट आपने दिया है, लेकिन मैंने आपके पहले दिया, उसके लिए माफ़ी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं बिल्कुल, और बाकी मैं दीपांशु को सुन रहा था कि रेस में आप आगे हो गए। अनिल जी आप तो वहीं बैठे हो, रेस तो होने का सवाल ही नहीं था। नहीं मैंने सोचा कि आगे होने वाले थे। मैंने सोचा क्योंकि ये 2:30 बजे का टाइम है ना, कहीं भाग जाए बैंक निफ्टी या कुछ ऐसा हो जाए तो टाइम से पहले, और डेटा तैयार भी हो गए थे तो इसलिए। नहीं तो कई बार जब सेठी साहब आराम से जब अपना भाषण शुरू करते हैं और 2 स्टॉक में जब वो 10-12 मिनट तक बोल लेते हैं तब तक मेरा डेटा रेडी हो जाता है। तो आज सेठी साहब मैं पहले कर चुका था। सर बताएं आपका पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, एक जबरदस्त स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सानसेरा इंजीनियरिंग, जो अभी 860 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। मेनली ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए तो काम करती है, इसके अलावा नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर्स के लिए भी कंपोनेंट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। 16 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है मारुति, होंडा, टोयोटा और जितने हीरो, हार्ले डेविडसन, रॉयल एनफील्ड, सबको कैटर करती है। और इसके अलावा बोइंग भी इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है, बोइंग एरोस्पेस के क्षेत्र में। और इनकी एक नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बेंगलुरु में शुरू होने जा रही है। और बेंगलुरु में बोइंग का अमेरिका के आउटसाइड ऑफ अमेरिका जो दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बेंगलुरु में बोइंग भी लगा रही है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा इसको हो सकता है, बिकॉज ये भी वहीं पे एक अपना एरोस्पेस और डिफेंस का नया प्लांट इनका शुरू होने जा रहा है। बाकी इस कंपनी ने सीरियसली हाल ही में एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स पे, दूसरा एंटी ड्रोन्स के सेगमेंट पे फोरे किया है, तो वहां से भी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। और बाकी ये जो दोनों तीनों सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे ऑटोमोबाइल है, खास करके इलेक्ट्रिक बसेस, तो वहां पे एक जबरदस्त ट्रैक्शन है। फिर एरोस्पेस, डिफेंस, यहाँ पे सरकार की नीति और बाकी भी बहुत अच्छे ट्रैक्शन है। मुझे लगता है बहुत अच्छा करना चाहिए ये स्टॉक। जून तिमाही भी बहुत ही दमदार थी और FIS भी अराउंड 55% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एक्सिस है, कोटक है, ICICI प्रू वगैरह है। और इस कंपनी के तिमाही नतीजे सितंबर के कल आने वाले हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक का ये जो तिमाही नतीजे रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे और मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 900 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 900, स्टॉप लॉस ऑफ 845। 845 स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट, सानसेरा इंजीनियरिंग, ये है वो स्टॉक, खरीदारी करने का है। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक PSU स्टॉक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो अभी 128 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक भारत की एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC कंपनी है, जो कि मेनली फोकस करती है ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे। इसके अलावा इनका ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स, इन सब सेगमेंट में भी अच्छा खासा फोकस है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, जितने रिफाइनर्स है सबके लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। और जिस तरह से सरकार का एक टारगेट है, जो भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी है 250 MMTPA की, उसको इन द नेक्स्ट 5 to 10 years 450 MMTPA ले जाने की कैपेसिटी की बातें हो रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनी को होगा। एक जबरदस्त 8,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर इस कंपनी ने एक फिनलैंड की कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये बायोमास को ग्रीन फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और इनके पास एक सेलुलोसिक 2G एथेनॉल टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत ये कोल से भी एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है। फिर एक असम में एक रिफाइनरी सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे बाम्बू से एथेनॉल बन रहा है। तो इस तरह की एक हाईटेक कंपनी है। बाकी आजकल इनका फोकस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, फिर डेटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, लेह का एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाया है। फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, इस तरह के हाई ग्रोथ एरियाज में भी कंपनी आ रही है, तो उसका एक बड़ा फायदा इनकी ग्रोथ में देखने को मिलेगा। और रिन्यूएबल्स पे और न्यूक्लियर पावर पे भी अच्छा खासा फोकस है, पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में।
और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। जून तिमाही बहुत अच्छी थी, 116 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में सिर्फ 51 करोड़ का पैट था, मतलब डबल से ज्यादा हुआ प्रॉफिट। फिर रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22%, एक जीरो डेट कंपनी। और सबसे अच्छी बात है 17 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। जो बाकी इंजीनियरिंग कंपनीज है वो 35-40 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, तो उस लिहाज से भी स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है, क्लोज टू 2.3%, और एफआईएस डीआईएस भी अच्छे खासे बुलिश हैं, और इसके भी नतीजे इसी वीक आने वाले हैं, शायद थर्सडे या फ्राइडे को। मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे रहने चाहिए, खरीदारी करने की सलाह फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 140, स्टॉप लॉस ऑफ 123। ओके, तो ये है दूसरा स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय। EIL, ये सरकारी कंपनी पसंद है। सेठ साहब को धन्यवाद। सेठ साहब, 2 बेहतरीन पिक्स के लिए। एक और बिगुल आ रहा है आपके लिए, वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक मेरा बहुत ही फेवरेट हुआ करता था थोड़े टाइम पहले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैन में जाता है। आईबुल मुझे लगता है 180 तो टेस्ट करेगा, अभी 174.75 है, 180 तो टेस्ट करेगा, 180 के पार भी निकल सकता है। एक ही चीज़ है कि ये बैन में आना नहीं चाहिए, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मोमेंटम मुझे आज फर्स्ट टाइम इतने दिनों में दिख रहा है। आपका स्टॉप लॉस 172 होना चाहिए, पहला टारगेट 180, दूसरा टारगेट 185। 180। अच्छा, बैन में आने लगे तो फिर निकल जाए, ये रखना है? नहीं, बैन में आएगा और उसके आसपास आएगा तो निकल जाए। ठीक है, परफेक्ट। मैं आपको 3:10 के बाद कभी भी बता दूंगा बैन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बैन से बेनिफिट लेकर आएंगे आपके लिए आशीष उस समय। तब तक एंजॉय करें आप लाइफ। आईबुल हाउसिंग खरीदारी करने की राय, 172 का स्टॉप, 180, 185। और वागले साहब का सोचना भी स्वाभाविक है। ये अच्छा भी नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए, आज कितनी तारीख है? 7 तारीख हो गई, अभी तक बैन में नहीं आया। बैन में नहीं आया। बहुत सारे सेशन हो गए। हाँ, भूल गए कि किसके लिए बनाए ये स्टॉक। बैन में आने के लिए तो बनाए, फिर भी अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, वागले साहब का डर एकदम स्वाभाविक है। आइए बढ़ते आगे। DIA पिक, दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया, निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुके साहब की पिक। मेरा दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक है आइनॉक्स विंड। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने में मिल रहा है। अभी फिलहाल तो 210 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने में मिल रहा है। जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है टेक्निकली 290 तो 320 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आ सकता है। नीचे में 190 एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसको इस रेंज में बाय कर सकते। देखो वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। हालांकि वापस 220 के नीचे जैसे ही वापस 220 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। डेली चार्ट में हमने नोट डाउन किया है कि जो 50 DA में उसके ऊपर ये अच्छे से सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है, उसको स्ट्रांगली सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है, जो 200 के आसपास देखने मिलता है। तो जो भी रिट्रेसमेंट अगर 200 के आसपास भी मिलता है तो भी बाय करने की राय रहेगी 290 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए आइनॉक्स विंड, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। DIA पिक विकास सालुके साहब की तरफ से। इस बीच नजर रखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए भरपूर हो रहा है, बट सारे स्टॉक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों ये ज़रूरी नहीं है। अनिल जी, बैंक निफ्टी आपने राय दी बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की, इंडसइंड बैंक, बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बैंक्स की राय दी, बट इन सब को अंडर परफॉर्म आज कर रहा है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। कल बड़ी गिरावट आई थी, आज भी आपके लिए 2% नीचे है, और कल स्टॉक ऑफ द डे में सेल कॉल दी थी, 194 तक के टारगेट दिए थे, वो तो खैर आसानी से अचीव हो गए। उसके बाद आज और फिसल रहा है। बिल्कुल, कल भी गिरा, आज भी गिरा, तो बिल्कुल कमज़ोर रिजल्ट्स के बाद नीचे आना स्वाभाविक था, तो वही हुआ है। तो बढ़िया है, जिन लोगों ने बेचा है अब प्रॉफिट खत्म कर लिया, हाँ, हो गया, बस हो गया जो होना। ऐसा कोई बैंक बंद थोड़ी हो रहा है। SBI पे हमने कहा था कि नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी बहुत ख़राब है। 570-75 कल बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लेवल बताया बंसल जी ने, और हमारी राय क्लियर है कि जब 555-60 है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जिनको लेना है वहाँ ले लीजिए। शॉर्ट टर्म जिनको लेना है 570-75 में देखो वहीं पे बॉटम भी बनाया है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। स्टॉक एकदम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, आप भी वैसे ही करते रहिए। बिल्कुल, तो चलिए अब मुनाफा बुक कर लीजिए। कल और आज के बीच में आपको गिरावट हो गई, वीकनेस मिल गई, अब मुनाफा बुक करने का वक्त आ गया है। यह है आपके लिए
बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए बात करते हैं अपोलो टायर्स की। इसके आने वाले हैं नंबर्स, स्टॉक एक्शन में भी रहा है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे अर्निंग्स। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, एक्शन में रहने की वजह यही बन रही है कि नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे आने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रंट पर बात करते हैं। करीबन 8% की बढ़त के साथ 6,440 करोड़ पर कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड लेवल पर रेवेन्यू आ सकता है वाईओवाई बेसिस पर। वहीं कामकाजी मुनाफा 54% की ग्रोथ के साथ 1,095 करोड़ पर रह सकता है, यानी कि 1,100 करोड़ रुपए का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। और इस वजह से कंपनी की मार्जिन भी 12% से बढ़कर 17%, यानी कि 500 बेसिस पॉइंट्स का जंप हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऑफकोर्स लागत खर्च में कमी आई है, उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही कंपनी ने प्राइसेस भी बढ़ाए थे, तो उसकी रियलाइजेशंस की भी जो बेनिफिट है वो भी मार्जिन्स में कन्वर्ट होती हुई नजर आएंगी। और कंपनी का मुनाफा आप देखिए तो यहाँ पर 194 करोड़ रुपए से अब 458 करोड़ रुपए हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकती है, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पर। और ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो बॉटम लाइन पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। यूरोपियन बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे का आउटलुक पर हमारी नजर रहेगी। और साथ ही जो भी नए सेटअप प्रोडक्ट लॉन्चेस इनकी तरफ से होने वाले हैं उस पर भी हमारा खास ध्यान रहने वाला है। और इंडिया बिजनेस को लेकर कंपनी क्या सोच रही है, क्या आगे विस्तार के प्लान है, ये देखना काफ़ी अहम है। बिल्कुल, तो अपोलो टायर्स इस पर रहेगी नजर। आज स्टॉक अंडर परफॉर्म आपको जरूर करते हुए दिख रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, अपोलो टायर्स जरा व्यू दें। आज थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है सर। बिल्कुल दीप, मैं मानता हूं कि अपोलो टायर्स में मुनाफा वसूली चल रही है, थोड़ी कमजोरी जरूर है, बट ये पूरे सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकती है अपोलो टायर्स। साथ ही साथ फॉलोड बाय मेरा जो हाई कन्विक्शन आइडिया है इसमें, वो है सीएट पे। मुझे लगता है कि सीएट सबसे बेहतरीन स्टॉक हो सकता है ये पूरे ही सेगमेंट में, जहां पे मार्जिन के एक्सपेंशन और साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव सुनाई दे रही है। तो मेरा क्रम रहेगा सीएट फॉलोड बाय अपोलो टायर्स। इसी के साथ एक बिगुल की भी रिक्वेस्ट थी दीपांशु। तो ये मार्ग बेहद व्यस्त है, आप लंबी वाली कतार में हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। उससे पहले एक लॉन्च हम करने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, उसका आनंद लीजिए आप। बिल्कुल। टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स, ये प्लस भी है आगे इसके। ये 4 भारी भरकम शब्दों वाली बाइक लॉन्च हुई है। 2,57,000 रुपए से इसकी शुरुआती कीमत है। ये आज टीवीएस ने अपनी बाइक लॉन्च की है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर आती दिख रही। अगर आप इसमें शॉर्ट में पुकारना चाहें तो टीवीएस किंग पुकार सकते हैं। पूरा नाम लेने का अगर आपका शौक है तो टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स प्लस ये है। तो आइए टीवीएस की इस लॉन्च में ही राय ली जाए। 2 जनों से, एक तो हमारे साथ सुदीप शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो गए, जो ऑलरेडी चार्ट्स देखना शुरू कर चुके हैं टीवीएस के, और फंडामेंटल राय देने के लिए विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। स्वागत है आप दोनों का। चोपड़ा साहब बताएं सर, टीवीएस पर राय, एक नया लॉन्च। अनिल जी नमस्कार। टीवीएस नो डाउट अपनी श्रेणी में साउथ इंडिया में चलने वाली सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है, और मुझे लगता है कि एक सतत विकास इसमें हमने देखा है। और लगभग आप समझ लीजिए कि 900,000 के लगभग से ही ये 1600 तक पहुंचा है। बहुत जल्दी इसने पिछले 6 महीने में ये यात्रा तय की है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी जिस तरह के नंबर्स अभी आ रहे हैं, 2 व्हीलर नंबर्स जो फेस्टिव सेल्स आ रही हैं, तो यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जा सकती है। नए लॉन्च ये कर रही है, स्ट्रेटेजिक लॉन्च है, फेस्टिव टाइम पे लॉन्च है। मुझे लगता है कि अच्छे मॉनसून के बाद जब अच्छा जो फेस्टिव सीजन आता है तो उसमें निश्चित रूप से एंट्री लेवल में बहुत अच्छी सेल्स देखने को मिलती है। तो मारुति में भी हमने देखा जो एंट्री लेवल कार्स अच्छी बिक रही हैं, वैसे ही 2 व्हीलर्स में भी हम देख रहे हैं। और टीवीएस तो निश्चित रूप से सदर्न मार्केट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नॉर्थ में भी प्रेजेंस अच्छी है, मगर सदर्न मार्केट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि टीवीएस में पूरा पोटेंशियल है 1700 तक जाने का। तो ये है आपके लिए टीवीएस पर आए। तकनीकी तौर पर कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स टीवीएस के? सुदीप जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। अनिल जी, टीवीएस मोटर्स का यदि हम चार्ट देखें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, तो हम देख रहे हैं पिछले 7-8 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 40-50% तो बढ़ चुका है, 1050 से 1600 के आसपास। और पर पिछले 15-20 दिनों से 1550 से लेकर 1600 के आसपास का स्टॉक एक बैंड में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। पर मुझे लग रहा है अगर हम 3-4 दिन का पिछले 3-4 दिन का यदि पैटर्न देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट्स पे। और साथ ही साथ स्टॉक अपने 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
इसके ऊपर स्टॉक टिक रहा है और कितनी भी वॉलेटिलिटी हो मार्केट में स्टॉक उसके नीचे नहीं जा रहा है, जबकि काफी इंडेक्सेस और काफी दूसरे स्टॉक्स उसके नीचे सस्टेन कर रहे थे 20 दिन के ईएमए के नीचे। तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है और जो डेरिवेटिव डेटा भी हम देख रहे हैं एट द मनी की पुट राइटिंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1580 1590 के सपोर्ट से टीवीएस मोटर्स में मौजूदा भाव पे भी बाई किया जा सकता है 1660 1680 के टारगेट के लिए। 1660 1680 टारगेट खरीदे टीवीएस मोटर्स, बिल्कुल सेडानी के लिए सुपर सीड। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पावन अवसर आ रहा है दिवाली का, तो दिवाली के पावन अवसर पे सोना तो जरूर खरीदते हैं लोग, धनतेरस सामने है, तो ये सोना खरीदने की जो योजना है मेरी है सोना BLW खरीदने की, सोना कॉमस्टार इसको खरीदने की योजना है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 590 का 590 का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 680 का। प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के 25% आय आज ईवी पोर्टफोलियो से इनको आती है, बनाती है ये डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो ऑटो ओईएम्स में लगते हैं। मुनाफा सेकेंड क्वार्टर का जो है 34% से इजाफा देखा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से न्यू ऑर्डर्स भी करीबन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, 600 करोड़ का नए ऑर्डर बुक दिखे हैं सेकेंड क्वार्टर में। साथ ही साथ ईवी के ओईएम स्पेस में काफी अच्छे मार्की क्लाइंट्स को ऐड किया गया है और सेल्स ग्रोथ कंपनी उम्मीद कर रही है 25 से 30% का इजाफा। सोना BLW, ये दिवाली के उपलक्ष्य में सोना के बदले सोना BLW खरीदे, शॉर्ट टर्म टारगेट 590 एंड पोजिशनल 680 के। तो सोना के बदले सोना BLW खरीदे, ये आए 590 680 के। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट आ नहीं रहा आपके बोलने का सिद्धार्थ जी। कुणाल जी ने अभी अभी सजेशन भेजा मेरे को कि जिस सोना के लिए आप सोना खरीदना चाहते हैं उनको तो पहले पूछ लो उनको कौन सा सोना चाहिए। बताए सोना BLW लेना है। कुणाल जी, कौन सा सोना ज्यादा पसंद आता है लोगों को? अनिल जी देखिए, जो चमचमाता हुआ गोल्डन सोना है अनिल जी, सिद्धार्थ जी को मेरी और राकेश जी की जॉइंट सलाह है कि वही भेंट में दें, अन्यथा उन्हें सोने अब दुश्वार हो जाएगा उनका, तो इसीलिए वही सोना दें, बेहतर रहेगा। जी सिद्धार्थ जी। कुणाल जी, ये अनिल जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, तन और मन से मैं आपकी पूरी समर्थन करता हूँ, धन आपको अपना खुद जुगाड़ करें। धन की व्यवस्था आप स्वयं अपनी करें। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये जो अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं ना कि अनिल जी का एक डायलॉग फेमस है, तो अनिल जी की खांसी भी बहुत फेमस है और काफी उन्हें घरेलू उपचार भी मतलब कि सोशल मीडिया पे दिए जा रहे हैं। और आप ऐसा अगर घर पे सलाह देंगे तो अनिल जी को भी बीट करेंगे खांसी में, पॉल्यूशन के अंदर घर के बाहर सोएंगे, तो थोड़े सावधानी बरतें। चलिए देखो भाई, हम तो आपके सच्चे दोस्त हैं, इसलिए हमने बता दिया। बाकी सब जगह आप सोना BLW जरूर रिकमेंड करें, स्टॉक भी अच्छा है, कंपनी भी बढ़िया है, रिजल्ट भी जोरदार आए थे, चलेगा भी। लेकिन कहीं कहीं एक आध जगह आप जो सोना देना वही वाला दे, वो अच्छा वाला दे। हर जगह शेयर ना टिकाए। जहाँ गोल्ड की जरूरत है वहाँ गोल्ड ही पहुंचा है। चलिए, तो बढ़िया, हमने इंटरव्यू भी किया था इस रिजल्ट के बाद। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और मैनेजमेंट का आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 125 रुपया, 125 रुपया 25 पैसा। 125.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के अंदर तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों में धीरे धीरे करके तेजी दिखाया है और ये स्टॉक करेक्टिव मूव के बाद इसने जस्ट मूव का शुरुआत की है। अभी ये स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का बना सकता है, तो आज और आने वाले दिनों के लिए गेल में खरीदारी करें। और वैसे भी गेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक में एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 122 रुपया 123 रुपए के पास है, तो 122 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के गेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका टारगेट बनेगा 130, ये इसका पहला टारगेट बनेगा। 132 ये इसका दूसरा टारगेट बनेगा।
ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। पोजीशन टारगेट इसमें और ऊपर के 140 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करें 122 के स्टॉप लॉस से 130 132 के टारगेट्स के। 130 132 गेल खरीदने की राय। स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे बुल वर्सेस बेयर के लिए, लेकिन जिस स्टॉक के बारे में बुल वर्सेस बेयर का फैसला करना है वो हमारे सारे एक्सपर्ट्स मिलकर फैसला करेंगे। तो एक बार एक्सपर्ट्स के पैनल को सामने लाया जाए। चूंकि हमें पता है कि इसका फैसला करना काफ़ी मुश्किल होगा, 3 सदस्यीय टीम बनाई जा रही है, कार्यकारिणी होगी, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी वो फैसला लेगी कि ये स्टॉक बुल है या बड़े। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य होंगे 1008 शीशी सिद्धार्थ जी सेडानी, ओके, सर्वप्रिय श्री कुणाल जी सरावगी और वरिष्ठतम सदस्य श्री संदीप जी वागले। ये तीनों मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन इसके ऑनररी प्रेसिडेंट होंगे श्री विजय चोपड़ा जी। विजय जी चोपड़ा, हाँ, जिनके पास वीटो पावर होगा और वो अगर 2-1 से फैसला आ गया तो ठीक है, या नहीं तो 2 से तो उसमें तो हाँ, तो एक मिनट, बंसल जी भी टीम में कर दिया जाए। हाँ, बंसल जी भी होंगे टीम में। तो कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और ये 4 मेंबर्स की कमेटी बन गई और अगर टाई होने के केस में फैसला देंगे चोपड़ा साहब और कमेंट्री भी चोपड़ा साहब ही देंगे इनके डिसीजन के बाद। तो आइए बुल वर्सेस बेयर में नुपुर और साथ में कौन है? कुशल और स्टॉक है एनीबडी, कोई अंदाजा कौन है बुल वर्सेस बेयर में? किसी कोई अंदाजा लगा सकता है किस स्टॉक के बारे में? शेयर कौन सा है? कोई नहीं लगा रहा, मुश्किल काम है, मुश्किल वाला है ये। नायका, ये तो नायका पर बुल वर्सेस बेयर। चलिए शुरुआत करिए। कौन कहाँ है? दोनों कहाँ है? कुशल और हाँ आगे। हाँ, तो नुपुर आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, दमदार नतीजे आया। फेस्टिव सीजन है तो शॉपिंग तो बनती है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या ब्यूटी हो या फैशन हो, तो भरपूर नतीजे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक में भी आज रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी की आय देखे तो लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था, इस क्वार्टर में भी मजबूत ग्रोथ आई है। आय करीबन 22% से बढ़ती हुई दिखी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में देखेंगे तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू भी 23% से आती हुई दिखे। इन सबसे ऊपर अगर आप ऑर्डर ग्रोथ देखेंगे तो 19% की दिखेगी। फैशन से थोड़े कंसर्न्स थे, लेकिन यहाँ पर भी ऑर्डर ग्रोथ 21% के आए। तो मार्जिन सुधर रहे, ग्रोथ आ रही है और भरपूर ऑर्डर्स आप तो जानते ही आ ही रहे। बिल्कुल, तो ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं ऑफ कोर्स, पर स्टॉक प्राइस में इस चीज़ का रिफ्लेक्शन आज भले ही आ रहा हो, बट आगे चलकर आएगा कि नहीं आएगा ये एक बड़ा कंसर्न है नुपुर, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। इनफैक्ट उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 30 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस मार्जिन इस बारी कम होते हुए भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट कैश फ्लो जो है वो 90 करोड़ नेगेटिव पर आता हुआ दिखा है और साथ ही जो लोन है वो भी 35 करोड़ से बढ़कर अब 70 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल पोजिशन इंटरनली अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी कमजोरी के इंडिकेशन अभी फिलहाल तो दिखा रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन फेस्टिव सीजन चालू है तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो कंपनी का कोर स्ट्रेंथ है, वहाँ पर भी आप देखिए तो इंटरनेशनल ब्रांड से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। फैशन कारोबार में लगातार ग्रोथ आती हुई दिखी है। 3600 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कंपनी की टाइप है और जिस हिसाब से सोशल मीडिया प्रेजेंस है कंपनी का और इतना मजबूत कारोबार है, ग्रोथ तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में आने ही वाली है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस पर भी मैं आगे बात करूंगा, पर साथ साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी काफ़ी बड़ा है इस स्पेस में और नए नए जो होम ग्रोन ब्रांड्स आते हुए नजर आ रहे हैं उनसे भी सीधा सीधा कंपटीशन जो है वो साफ तौर पर नायका को झेलना पड़ेगा। और अब आगे चलकर ऑफ कोर्स अब प्राइस पॉइंट्स पर अगर वॉर होती है तो ऑफ कोर्स डिस्काउंट्स भी यहाँ पर ज़्यादा देने होंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इनफैक्ट जिस तरह की यहाँ पर आगे चलकर एक्सपेंसेस होते हुए नजर आएंगे, अब मार्जिन को प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी बन सकता है। तो ये जरूर देखना होगा कि यहां पर सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आता है। बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की जैसे कि आपने बात की तो यहां पर भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि भाई आपकी रीच बढ़ जाती है, काफी सारे लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं, पर बात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर होती है। तो हो सकता है कि क्रिटिसिज्म्स भी आते हुए नजर आए या कुछ गलत टिप्पणी अगर हो जाए तो कंपनी के लिए एक बड़ा रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है। इतनी बड़ी बात बोलती तो मैं उसमें कुछ बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। बीपीसी में कम से कम एवरेज ट्रांजैक्टिंग यूज़र देखे तो 18% से इस क्वार्टर में बढ़ के आते हुए नजर आते हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स की आपने बात की, लेकिन बेचेंगे कहाँ? नायका का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो ब्रांड्स बिकेंगे कहाँ पे? तो प्लेटफॉर्म की तरह आप देखें तो कितने भी ब्रांड्स आ जाए, कितना भी कॉम्पिटिशन हो,
सोशल मीडिया प्रेजेंस, होम ग्रोन ब्रांड्स आने से नायका की प्रेजेंस खत्म नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म तो वहीं से मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए, प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, अब देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पर और कितने नए ब्रांड साइन अप होते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज आप देखिए तो गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए अपने टारगेट्स इन्होंने कट कर दिए। 160 रुपए के पहले दे रहे थे, मौजूदा भाव देखिए 147 रुपए का है, उसके भी नीचे अब इन्होंने कर दिया ये टारगेट, 145 रुपए का देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैक्वेरी तो इवन यहाँ पर बेरेज ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं, अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 125 रुपए का अब सीधा टारगेट इन्होंने दे दिया। दो ही ब्रोकरेज है ना कुशल, मेरे पास 4 है। जेपी मॉर्गन देखे तो टारगेट बढ़ाया है, सिटी टारगेट 170, जेफरीज 200 का लक्ष्य है, और मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 173, तो विन तो होगी 4:2। टारगेट रेज आपके ब्रोकरेज चारों में एक ही जन ने किया है। मेरे में इधर जो टारगेट दिख रहे हैं ना वो साफ तौर पे कट हुआ है, लेकिन 200 का भी लक्ष्य है। चलिए, क्या आप दोनों में अच्छा चलो एक काम करो, दोनों ने अपने अपने पॉइंट रखे हैं, एक पॉइंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका है वो बताओ इसके फेवर में। सर मैं बता हाँ, तुम्हें बताना फेवर का, वो थोड़ी बताएगा। हाँ। सर जो कंसर्न्स थे ग्रोथ के वो पीछे रह गए, और जो ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में बहुत स्ट्रांग होगी। अगर होम ग्रोन ब्रांड्स भी होना सके भी प्रोडक्ट्स बेचने हैं मामा अर्थ के, तो बेचने तो नायका पे ही पड़ेंगे ना। अच्छा, और सबसे नेगेटिव पॉइंट कुशल? सर नेगेटिव पॉइंट तो मुझे ब्रोकरेज का ही लग रहा है। मैक्वेरी की यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग 125 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, तो बड़ा यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है मुझे। अच्छा, ये अब हमारी कमेटी के पास चलते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी कहाँ है? चारों लोग, कुणाल जी, राकेश जी, सिद्धार्थ जी और चौथे कौन थे? वागले साहब। हाँ, कौन कौन नायका में बुल हैं तेजी के पक्ष में? ओके, कुणाल जी और राकेश जी में इतने मतभेद है अंदर, मुझे आज पता चला। ओके, तो कुणाल जी फेवर में है और सिद्धार्थ जी फेवर में है। ओके, ओहो, वागले साहब और बंसल जी दोनों फाइनली हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ऑनरेरी प्रेसिडेंट विजय चोपड़ा साहब के पास चलना पड़ेगा। चोपड़ा साहब की तरफ से आ गई है राय। क्या बंसल जी कुछ ऑब्जेक्शन है? हाँ अनिल जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा अनिल जी, कुशल का होमवर्क पूरा नहीं है अनिल जी। हाँ। कुशल का अनिल जी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि देखिए रिलायंस रिटेल ने एंट्री करी है ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर। रिलायंस का अनिल जी जियो आया, तो अनिल जी वोडाफोन आइडिया, मतलब कि एक डोमेस्टिक अच्छा बिजनेस हाउस जिसका हाथ फॉरेनर ने, मतलब कि वोडाफोन ने पकड़ा हुआ था अनिल जी, वो आईसीयू में पहुंच गया। और रिलायंस के अनिल जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आएंगे तो नायका कहीं खलनायका ना बन जाए अनिल जी, डर लगता है। तो अनिल जी बेटर सेफ देन बीइंग सॉरी अनिल जी। ओके, लेकिन कुशल का होमवर्क पे आप क्वेश्चन मत कीजिए। आज वो ऑफिस में, आज ऑफिस वर्क कर रहा है, वीकेंड पे वो होमवर्क करता है। ओके, चलिए आइए अब चलते हैं चोपड़ा साहब के पास। चोपड़ा साहब, मामला 2-2 से बराबर है, आपका फाइनल वीटो वोट और फैसला बताएं सर। जी, मेरे जैसे बंसल जी ने एक पॉइंट टच अपॉन किया, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। रिलायंस ने पिछले कुछ सालों में 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर किया है, और इसमें बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स भी हैं। और जब वो इंडिया आएंगे और रिलायंस के प्लेटफॉर्म पे बिकेंगे तो जाहिर बात है एक बहुत तगड़ा कंपटीशन आएगा। और रिलायंस की बड़ी प्रेडेटरी टैक्टिक्स होती हैं, जो जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं तो वो आते हैं और छा जाते हैं। दूसरी बात, जो नायका अपने प्लेटफॉर्म पे सामान बेच रहा है वो तो अमेजोन में बेच रहा है, और 40 और ऐसे प्लेटफॉर्म से जो बेच रहे हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है? जब तक कुछ खास रेंज या कुछ खास बिजनेस मॉडल नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो फिजल आउट हो जाएंगी। जैसे हमने स्नैपडील देखा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन आज की डेट में रूल करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये खर्चे का गेम है, और जितना मार्केटिंग करेंगे, जितना आप एक्सपेंसेस करेंगे, जितना आई बॉल्स को कैच करेंगे, तो उतना ही गेम। तो और जिस हिसाब की बैलेंस शीट है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा करने का स्कोप है। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। मामा अर्थ का भी मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया, और जैसे तैसे इसने लगभग 1-1.5% ऊपर अभी ओपन किया। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट इसको मार्केट बिहेव करता है। बट मेरा ये मानना है कि नायका में हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा बन जाए, मगर लॉन्ग टर्म में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इस मॉडल पे, क्योंकि बहुत मेजर कंपटीशन है और ग्लोबल कंपनीज हैं सामने। अमेजोन है, और जैसे बंसल जी भी कह रहे हैं कि रिलायंस है, और रिलायंस के पास अपने अंडर द बेल्ट बहुत सारे अपने ब्रांड्स हैं। तो तब क्या होगा?
जब इंटरनेशनल ब्रांड्स रिलायंस बेचना शुरू करेगा। और ये जब डेफिनेटली मुकेश भाई की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने बहुत लंबे चौड़े एक्विजिशंस किए हैं ब्रांड्स के, या उन्होंने स्टेक खरीदा है, और अगर स्टेक नहीं खरीदा तो इंडिया और कुछ कंट्रीज का उन्होंने मार्केटिंग राइट्स लिए हैं। तो मुझे लगता है कि खड़ा रह पाना लॉन्गर टर्म में थोड़ा कठिन होगा नायका के लिए, अनटिल अनलेस वो एक नया बिजनेस मॉडल लेके आए। रिलायंस का कंपटीशन कंसर्न है इन स्पेसेस के लिए, जहां पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाय द वे ध्यान आपको रखना है एक और कॉल पर, और वो है आपके लिए इंडसइंड बैंक। अनिल जी, थोड़ा आपको टारगेट लेवल्स आई थिंक चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंटेंडेड टारगेट था आपका वो 1492 था, वो गलती से 1592 100 रुपए बढ़ा। आई थिंक वो भी आ जाएंगे पोजिशनली, बट जो इंटेंडेड टारगेट है 1492 के, वो पहला टारगेट हिट हो गया। 1492, 1500, 1514 ये 3 टारगेट है जिसके लिए खरीदनी है, और बाद में जो बड़े टारगेट है वो 1520 से 1550 के लेकर आपको चलने हैं। तो एक बार जरा रिवाइज टारगेट भी आपके सामने आ जाएंगे। 1478 में हमने खरीदारी की राय दी थी, 1465 पे और ऐड करें, 1492, 1500, 1514 ये 3 टारगेट है जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। और इंडसइंड बैंक और बैंक निफ्टी भी डीप डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं 43,700 के आसपास 710 का हाई बना चुका है। तो आई एम श्योर ऑप्शन में भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा होगा। आइए बिगुल सुदीप जी के लिए BTS डबल टी का। जी सुदीप जी बताएं सर। मेरा पिक है HAL में हमने देखा है पिछले 2-3 दिन में डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था 1940-1960 के बीच में, ये पूरा सितंबर महीना वहां से एक ब्रेकडाउन आया था, और अब स्टॉक वो पूरा कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन ये पूरा एरिया को स्टॉक ने अब एनगल्फ कर लिया और वापस से ये पूरे जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आज जो हिसाब से यहाँ पे बिल्डअप हुआ है HAL में, डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पे चार्ट्स बढ़िया लग रहे हैं, 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से HAL खरीदा जा सकता है 1990 के स्टॉप लॉस से 2060 के टारगेट के लिए 2 से 3 दिन की समय अवधि के लिए। 2 से 3 दिन का ट्रेड है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेज हाई पर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। काउंटर खरीदारी करके चलिए, यहां पर मूव आ रही है। वागले साहब के पास भी चलते हैं। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, इंडसइंड बैंक को BTST करके चलना है। जो मोमेंटम इंडसइंड बैंक पिछले 3-4 दिनों से दिखा रहा है, आज फाइनली वो ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है ये 1500 के पार निकलेगा तो वन वे चलेगा। अनिल जी भी शायद अपने टारगेट्स अपसाइड में रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है ये 1600 के पार जाएगा। ऑब्वियसली 1 से 2 दिन का व्यू नहीं है, एक 8 से 10 दिन में मुझे लगता है ये 1600 के पार जा सकता है। आज और कल में मेरा 1520-25 का टारगेट है। 1489, 1490 जो करंट भाव है यहाँ पर बाय करें। एक 15 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1478 का, और 1520, 1525 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। 1520, 1525 के पोजिशनल टारगेट आ रहे हैं। बाय द वे सर, जो आज आपने ट्रेडिंग टारगेट दिया था पहला वाला हिट हो गया। अभी वागले साहब की तरफ से भी कुछ और बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। दिवाली ऑफर में जी आपने बैंकिंग फंड्स पर खरीदारी की राय दी थी। सेकेंड दिवाली ऑफर पिछले ट्यूसडे, एग्जैक्टली 1 हफ्ते पहले। और फिर आपने कहा था कि कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसमें आपने कहा था इंडसइंड बैंक में भी आप SIP के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। ये भी आपकी राय थी। और इसीलिए मैं वागिल साहब से सहमत हूँ। 1420 तो 1520 आज मेरा वो 100 का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाँ। 1520 तो आपका पोजिशनली पहला टारगेट है ही है। हाँ। लेकिन ये 1575, 1590 तक जाने को तैयार है। ओके। तो जब तक MSCI का इंक्लूजन ना हो तब तक आप 1575, 1590 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड करें बड़े मुनाफे के लिए। इसलिए जनरली 1500 रुपए के स्टॉक में मैं कभी ये नहीं कहता कि डिलीवरी लेके रखे, लेकिन मैंने आज इसलिए बोला भी कि डिलीवरी लेके रखिए, इसको आराम से थोड़ा लंबा होल्ड करके चलेंगे तो बेहतर होगा। आइए बिगुल की रिक्वायरमेंट जय की तरफ से, जय के लिए है। जय का जैकपॉट, कैच का ऑप्शन बताएं सर। खरीदना है 43,500 का कॉल ऑप्शन कभी की एक्सपायरी का, ये मिलेगा आपको 265 रुपए का भी। 1 नवंबर की एक्सपायरी का 43,500 का बैंक निफ्टी का कॉल कभी की एक्सपायरी का इंडिया में 235 पर मिल रहा है। ये खरीदे
यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 155 का। टारगेट बनेंगे 380 रुपए से लेके 465 रुपए के, तो 380 465 ये दो टारगेट के लिए आपको खरीदना है बैंक निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन। दिया था पुट ऑप्शन, वहाँ पे सारे टारगेट आपको निकले एंड इसीलिए जाते जाते एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन दिया था मुझे, बिकॉज बैंक निफ्टी पर मेरा भी फिनिश हो गया था मुझे। एक्सिस बैंक तो डेज हाई पर ही, इंडस्ट्रियल बैंक भी चल रहा है आपका, ये जो है अब बैंक निफ्टी की चलना चाहिए मानना है। इट्स अ गुड क्लोज अबाउट 43,500। 43,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेना है। ये 8 दिसंबर वाला ले लें, थोड़ा टाइम ज्यादा तो नहीं लगेगा, 8 नवंबर चलेगा, 8 दिसंबर करना है। 8 नवंबर अनिल जी मैंने कहा कल की एक्सपायरी टाइम। अच्छा, हमें लगा 8 दिसंबर कह रहे हैं। 8 दिसंबर हमें लगा कि एक महीने भर छुट्टी पे तो नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा पहले पूछ लो, छुट्टी पे नहीं जा रहे ना आप महीने भर? महीने भर की छुट्टी अनिल जी कहाँ मिलेगी? मैं देता हूँ, बोलो कब जाना है? अरे जी शेर खान में मिलनी चाहिए। 10 दिन की ब्लॉक लीव होती है जी हमारी यहाँ पे। हमारे वहाँ पे ये जो पॉलिसी है कि 10 डेज का एक मैंडेटरी आप कह दीजिए, मैंडेटरी लीव बोल दीजिए, ब्लॉक लीव बोल दीजिए, ये सिस्टम है जिसे आपको चाहे ना चाहे आपको 10 दिन की छुट्टी पे जाना ही पड़ेगा। सो यू गेट अ ब्रेक और इसमें मानते हैं कि नाउ यू कम बैक फ्रेश। वेरी नाइस। 10 दिन की एनर्जी बैक मिलती है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सब जगह होना चाहिए ऐसा सिस्टम। आप 10 दिन की छुट्टी लो, 10 दिन यहाँ आ जाओ जी बिजनेस के स्टूडियो में, एकदम आपको फ्रेश करके भेजेंगे। इससे ज्यादा फ्रेश और कहाँ होगे आप? I agree with you, अनिल जी। सिद्धार्थ जी ठीक है ना आइडिया? बिल्कुल सही है अनिल जी। एक दिन ढोकला, एक दिन खांडवी, कुछ ना कुछ खिलाइए। आपको बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास गुजराती खाना भी खिलाएंगे और बढ़िया एकदम यहाँ पर आपका मान सम्मान, खातिरदारी, स्वागत, आओ भगत, मेहमान नवाजी सब कुछ होगी, एकदम फ्रेश होके जाएंगे। जिस किसी को भी हमारे एक्सपर्ट ऐसा नहीं है, नहीं तो लोगों लगे खाली ये इसी के लिए क्यों है, सबके लिए ऑफर है। वागले साहब हाथ खड़ा कर देखो। हाँ वागले साहब, मुझे पता था आपकी तरफ से आएगा जी, बोलिए। नहीं अनिल जी, मेरी आपके ऑफर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा एक सवाल है जो आप सिद्धार्थ जी से पूछिए जी। जब हम जर्मनी जाएंगे या जब सिद्धार्थ जी हमको जर्मनी लेके जाएंगे, वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा कि ऑन छुट्टी माना जाएगा? तो आपके तो क्या ड्यूटी क्या छुट्टी। तो देखो आप घर में ऑफिस में घर है, तो आपके कहाँ टेंशन है वागले साहब? ना आपको किसी को रिपोर्ट करना है ना, सॉरी रिपोर्ट तो करना होता है, आपको मैं भूल गया, सॉरी रिपोर्ट तो करना होता है। आपकी तो दोनों जगह दोनों रिपोर्टिंग एक ही साथ होती है, लेकिन बिल्कुल उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ऑन ड्यूटी माना, हाँ हमको भी तो जाना है। हमारी लीव लग जाएगी जी। सिद्धार्थ जी। जी वागले जी ने एक सवाल पूछा तो मैं भी पूछ लूं लगे हाथ। आप जय को तो ढोकला, खांडवी, गुजराती डिशेस ऑफर करेंगे, अगर बंसल जी 10 दिन की छुट्टी लेके आते हैं तो आप क्या ऑफर करेंगे? बंसल जी क्या ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बंसल जी अपना खाना पीना सब खुद साथ मिलाते हैं, नो प्रॉब्लम। वो वहीं से दिल्ली से लेके आएंगे, उनको जो खाना है, आप एकदम निश्चिंत रहे, बिल्कुल बुलाए खाली आप। ओके चलिए बढ़ते आगे। वक्त है DII पिक का। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो दिवाली स्पेशल पिक्स आई हैं, पूरी ब्रोकरेज लिस्ट लेकर तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो 4 टॉप पिक्स है मैं आपको बताता हूं। उसमें साइंट लिमिटेड है, मिड कैप IT कंपनी है, इस पर फोकस कर चलिए। 2000 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं और 18% की यहाँ पर ये अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। रीजन बीइंग एरोस्पेस और साथ ही ऑटोमोटिव सेगमेंट दोनों में ही मांग आगे चलकर बेहतर रह सकती है। साथ ही जो हाई ग्रोथ सर्विसेज है इनकी, डिजिटल और एम्बेडेड इंजीनियरिंग पर यहाँ पर कंपनी का फोकस बढ़ता भी जा रहा है और आकर्षक वैल्यूएशन है। FY25 के लिहाज से देखेंगे तो 19 के PE पर ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो वैल्यूएशन अच्छी है, खरीदारी कर चल सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज का ऐसा मानना है। डालमिया भारत ये दूसरा स्टॉक है इनकी तरफ से, 2350 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। 12-13% की अपसाइड पोटेंशियल अभी भी इस काउंटर में बाकी है। एंड ऑफ कोर्स आप सीमेंट स्पेस की में देख ही रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग रीजन्स में कीमतें बढ़ रही हैं, उसका सीधा फायदा इस कंपनी को पहुंचेगा, खासकर सेकेंड हाफ FY24 के और साथ ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ के चलते FY26 तक जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां पर काफी अच्छी मजबूती
होती है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो बेहतर है और इसी वजह से जो ग्रोथ कैपेक्स है आगे चलकर कंपनी का वो भी अच्छा होता हुआ दिख सकता है। तीसरा काउंटर है पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये 260 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं और 27% की अपसाइड पोटेंशियल इसमें भी एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेशंस ये इसलिए भी है क्योंकि जो एक तो सबसे पहला ट्रिगर ये है कि जो चेन्नई फैसिलिटी है वहां पर एक पोर्शन का पहला चरण ऑलरेडी शुरू हो गया है। साथ ही मैनेजमेंट का अगले 5 से 6 सालों के लिए 12 से 13% की सालाना कैगर की वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस इन्होंने ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड वॉल्यूम्स में दूसरी तिमाही में होते हुए नजर आई थी। तो कॉन्फिडेंस जो है कोटक सिक्योरिटीज का पीसीबीएल पर इसी वजह से बढ़ता हुआ नजर आया। और आखिरी जो इनकी तरफ से पिक है वो है जीसीपीएल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, 1135 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, करीबन 11-12% की बढ़त इधर भी एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, उससे एक फायदा मिलेगा। साथ ही 18 से 36 महीनों में 900 करोड़ रुपए के जो निवेश की कंपनी की योजना है उससे क्षमता में करीबन 20% की बढ़त यानी कि कैपेसिटी एडिशंस आगे चलकर होते हुए नजर आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम पर तो फोकस है ही, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि जिस तरह से यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ रहा है वॉल्यूम ग्रोथ भी आगे चलकर अच्छी रह सकती है। ओके, ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। कुशल की तरफ से आ रहे हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। शुक्रिया कुशल, ये हमारे लिए हाईलाइट करने के लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स और कॉल्स भी लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ और देखते हैं क्या उनके रेडार पर आ रहा है। बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो बैंकिंग स्टॉक अभी रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 108 रुपया 25 पैसा, 108.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये स्टॉक के अंदर पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज मोमेंटम बन रहा है और लास्ट 4 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। J&K बैंक के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा 114 रुपए का, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 116 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। पोजिशन टारगेट जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी और ऊपर के बनेंगे, तो खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 104 रुपए का, 104 के स्टॉप लॉस से J&K बैंक में खरीदारी करें। 114 रुपए से लेके 116 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। पोजिशन टारगेट में 125 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें J&K बैंक में। 30-35 के लेवल से हमारे रेडार पर कंटिन्यूसली रहा है अनिल जी। एक और वन ऑफ दोस काउंटर्स है जो अपने काफी जल्दी आइडेंटिफाई किया था और वहां से कहा था कि इसे बेचना नहीं है, होल्ड करके रखिए। ट्रिपल डिजिट में है और ऊपर जाने की 120-125 के टारगेट हमने रिवाइज कर दिए थे। 24 रुपए से 124 रुपए तक के टारगेट हमारे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक इस तरह से बढ़े, बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने लायक है। और जब तक सुमित जी के रडार पे है, तकनीकी तौर पर चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बढ़िया परफॉर्मेंस होल्ड करिए, पैसे होल्ड करने से ही बनते हैं, एक चीज समझ लीजिए। और इस बार मार्च के अंत से अप्रैल की शुरुआत से यही चीज बार बार समझा रहे हैं, जल्दी से बेचिए मत, जल्दी। आज सुबह देखिए अतुल सूरी साहब ने क्या बोला। ये जो भी लोग बोलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ये क्या वो क्या है क्या, ऐसा नहीं होता है। तेजी है, अच्छी रिजल्ट है। आप देखिए आज अभी 2 बजे हम यही बात कर रहे थे कि चोपड़ा साहब से पूछो, चोपड़ा साहब इस बार ऐसा नहीं हो रहा आपको लग रहा है कि हर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के मुकाबले में कई सारी ऐसी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे हैं। सीमेंट में हमने देखा अल्ट्राटेक के, अंबुजा के रिजल्ट जैसे नहीं आया, उससे बढ़िया जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट के आ गए। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस को छोड़ दो, बिरला सॉफ्ट और परसिस्टेंट कुछ अलग ही कर रहा है। ऐसे 25 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी है, अच्छे स्टॉक तो होल्ड रखने चाहिए या फिर वही लार्ज कैप मिड कैप वाले में जो चल रहा है द्वंद, उसी में पड़ जाएं? अनिल जी देखिए क्या होता है कि ये मैं आपके चैनल के वसीले से कुछ अगर मैं बोल सकूं, बहुत सारे लोग बिल्कुल रिसर्च नहीं करते। ऐसी कंपनीज जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, जिन पे डेट ओवरहैंग नहीं है, कर्जा नहीं है, तो ऐसी कंपनीज ढूंढते रहना चाहिए। और दूसरा, ऐसे सेक्टर जो कंजम्पशन के सेक्टर्स हैं, जैसे हमने आईटी की बात करी, तो आईटी में निश्चित रूप से हम लोग एक तरह से कंजम्पशन देखते हैं। मिड कैप कंपनीज अच्छे क्लाइंट एक्विजिशंस कर रहे हैं, इनके ओवरहेड्स कम होते हैं। अगर आप टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस, जैसे आपने परसिस्टेंट बोला, तो टीसीएस के ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू
बिरला सॉफ्ट। तो कई बार बड़ी कंपनियां बड़े ओवरहेड्स के कारण से भी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाती। छोटी कंपनी एजाइल होती है और उसको आसानी रहती है अपने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे मिड कैप स्मॉल कैप बेच के बाहर हो जाएं और अच्छी कंपनीज, अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनीज, कंजम्पशन वाली कंपनीज, उन पे फोकस किया जाए। और मुझे लगता है कि अच्छे सेक्टर्स में रहें। अगर आप अलाउ करें तो मैं एक आध सेक्टर पे कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे सर बिल्कुल नेकी और पूछ, आपको मैंने इनडायरेक्टली इसलिए पूछा था सवाल ताकि आप बोलें, एकदम आप समझ गए सर, बताइए। जी, कुछ समय पहले हमारी बात हुई थी। मैंने जो खाद्य सेक्टर है, एडिबल कमोडिटीज है, उसके बारे में बात करी है। मैं चावल की बात करूंगा। इस बार जो चावल की फसल हुई है थोड़ी सी खराब हुई है, उतनी अच्छी नहीं गई और शॉर्टेज है। मुझे लगता है जो चावल रिलेटेड कंपनीज हमने देखा, मैंने दावत को रिकमेंड किया था और हमने देखा किस तरीके की तेजी पिछले 4-5 दिनों में दावत में बनी है। मुझे लगता है कि लिस्टेड स्पेस में 2 और कंपनीज हैं इसमें, KRBL बहुत अच्छा लगता है और मिष्ठान फूड्स है वो भी ठीक लगता है। ये तीनों कंपनीज मुझे लगता है कि अच्छा करेंगी और दावत में तेजी हो चुकी है। KRBL लगभग बिल्कुल तैयार है चलने के लिए और यहाँ से अच्छी तेजी बन सकती है। और देखिए, चावल का एक खासकर बात यह है, खासकर बासमती राइस की, कि इंडिया से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स में अच्छी हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा। तो ऐसी सेक्टर्स में रहें जहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप सब खराब हो चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, अच्छे कैश फ्लोज वाले स्ट्रॉन्ग कंपनीज लीजिए। और लार्ज कैप में निश्चित रूप से सेफ्टी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, मगर जो अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनीज हैं अगर थोड़ी बहुत गिरती भी हैं, जैसे अब डिफेंस कंपनीज गिरी, शिप बिल्डर्स, बिल्डिंग कंपनीज गिरी, मगर दोबारा से उसमें तेजी आ रही है। तो मुझे इस समय मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि चावल के साथ साथ मुझे शिप बिल्डिंग कंपनीज है जिसमें गार्डन रीच है वो बहुत अच्छा लगता है, मैसगांव डॉक बहुत अच्छा लगता है और इन कंपनीज में दोबारा से तेजी बनेगी। तो जहां पर भी आपको गिरावट मिल चुकी है वहां पर अच्छी कंपनी है, सरकारी बैकग्राउंड है या जो भी अच्छा सेक्टर है, तो बिल्कुल लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और सेक्टर अगर पसंद आ रहे हैं, उसमें अच्छी कंपनीज, अच्छी स्टोरीज पसंद आ रही है तो खरीदारी करके चलिए, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। इस बीच अतुल ऑटो के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 12 लाख के घाटे के मुकाबले आपको 7 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। 7.5% ऊपर ये स्टॉक है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नंबर्स आपके लिए। घाटे से मुनाफे में आई है, 8% अब ऊपर हो गया स्टॉक। कुणाल जी एक बार चार्ट भी पुल अप कर लीजिए अतुल ऑटो की। आय 123 करोड़ से बढ़कर 153 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। 12 लाख के घाटे के मुकाबले में आपको 7 करोड़ का मुनाफा भी आते हुए दिखा है। कुणाल जी एक बार चार्ट देखें सर, अतुल ऑटो। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। दीपांशु स्टॉक वैसे भी बहुत अरसे से बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए अब इस खबर के बाद तुरंत बाय करने की मेरी राय नहीं है। मेरी राय में जिनके पास पहले की पोजीशन है वो बिल्कुल होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छे करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। स्टॉक में बड़ा रन देख चुके हैं हम लोग, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। गिरावट में इसमें खरीदारी की राय होगी तो गिरावट का इंतजार करें। ये है आपके लिए अतुल ऑटो, गिरावट का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं। BTST करके चलना है ब्रिटानिया में, जिसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है और आज एक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 5-7 मिनट में थोड़ा मूव देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फर्दर एक्सटेंड होगा। 4675, 4680 के आसपास के करंट लेवल्स हैं फ्यूचर्स में। इन्हीं लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। कोई 5-10 रुपए का डिप अगर सुबह मिलता है तो और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। मेरा मानना है कि 4740 और 4800 ये 2 टारगेट्स ब्रिटानिया में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया में एक लॉन्ग ट्रेड लेकर चलने की सलाह है। 4740 और फिर 4800 के टारगेट लिए ब्रिटानिया में खरीदारी करें। हिमांशु जी की राय। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, खरीदारी करनी है एनएच में। एनएच यानी नारायण हृदयालय। टारगेट शॉर्ट टर्म आपको रखना है 1120 का, 1120 का, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 1300 रुपए का, 1300 का। नारायण हृदयालय ये हॉस्पिटल बिजनेस में है। 5800 बेड्स है, करीबन 19 हॉस्पिटल्स है। कर्नाटका और ईस्ट इंडिया में इनका मेजर फुटहोल्ड है। ये प्रमोट किया गया, सेटअप किया गया है डॉक्टर देवी शेट्टी द्वारा।
कार्डियक हॉस्पिटल सर्जन से जो देवी शेट्टी, आने वाले समय में जो की ट्रिगर्स है, केपेक्स का प्लान है 1100 करोड़ के करीब का, जो FY24 में कंपेयर टू 820 करोड़ FY23 में। बेंगलुरु का जो फैसिलिटी है हाईली प्रॉफिटेबल, अबिटा मार्जिन्स भी 33% पे है, एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे ज्योग्राफीज में भी, और हम मानते हैं कि कामकाजी मुनाफा और मुनाफा 18 और 19% से ग्रो हो सकता है CAGR बेसिस पे। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है नारायण हृदयालय, जिसका कोड है NH। इस पे खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1120 और पोजिशनल टारगेट रहेगा 1300 रुपए। 1120 और 1300 के टारगेट के लिए नारायण हृदयालय यहां पर करें खरीदारी। सिद्धार्थ जी की तरफ से आ रहा है काउंटर। आइए लेते हैं आज की अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स आपके लिए करीब 30 पॉइंट नीचे, S&P फ्यूचर्स भी 1/4% की कमजोरी दिखा रहा है। यूरोप में भी आपको हल्की नरमी दिख रही है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, थोड़ी सुस्ती के साथ यूरोप ट्रेड कर रहा है। आज शाम कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, बस डॉलर पर रखनी पड़ेगी नज़र, क्योंकि वो रुपया वापस आपके लिए रिकॉर्ड लो के आसपास आ चुका है। बताएं सर, क्या करके जाना है? इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या करके जाना है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा कमज़ोर है। वैसे हमारी तो क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही थी जी। मैं तो 19,600 के ऊपर की क्लोजिंग मांग रहा था, आप तो 19,700 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? लेकिन अगर 19,725 19,865 जो हमारा फाइनल टारगेट है, जिसकी तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम 50% 75% तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वापस कल देख लेंगे। ठीक है, डाउ फ्यूचर आपको सपोर्ट कम कर रहा है, 6-7 दिन से भागे हुए हैं, थोड़ा बहुत हल्का हो तो क्या टेंशन है, कल वापस ले लेंगे, ओवरनाइट रिस्क करके क्या, और प्रॉफिट तो बढ़िया बनना ना। एंट्री पॉइंट तो अपना बहुत अच्छा था ना दीप, 43,608 था उस वक्त बैंक निफ्टी, वहाँ से आप देखिए करीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी बढ़ चुका है आपके 1 घंटे के अंदर, है ना। तो इस 825 के आसपास ये लेवल आ गया है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 3 टारगेट जो है हमारे 180 220 के तो हासिल हो ही चुके हैं दोनों, 330 का फाइनल है। एंड ऑफ डे में आप 2 टारगेट आ गए, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए वापस इंतजार के। रहा सवाल इंडसइंड बैंक का, ये आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है, थोड़ी सी बुक कर लीजिए पहले टारगेट पर 1492 पे, फिर वापस नीचे में ले लीजिए। ये तो चलिए एक बार ट्रेड की बात हुई। रहा सवाल अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और होल्ड करना चाहते हैं, डेफिनेटली 19,300 का पुट ऑप्शन खरीद के अपने आप को हेज रखें, और बैंक निफ्टी में 43,500 का पुट ऑप्शन खरीद के हेज रखें। शॉर्ट सेलर्स को क्या करना चाहिए? कायदे से तो शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको दूर का स्टॉप लॉस रखना है तो आप 19,500 तक के लिए वेट कर सकते हैं निफ्टी में, जो आज नहीं होने वाला है। 44,000 तक के लिए वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो आज नहीं होने वाला है। बट ओवरऑल जो रिकवरी आई है, उस रिकवरी में अगर आज आपने हिम्मत करके सही लेवल पे सुबह पोजीशन बनाई है तेजी की, तो प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट बुक करिए। चलिए, ये है अनिल जी की सलाह इस समय आती हुई दिख रही है। 19,400 के ऊपर क्लोज वापस देने के लिए तैयार है निफ्टी, और बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म आपको करते हुए दिख रहा है। 43,775 पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। आइए कुछ और नतीजों पर जल्दी से बात कर लेते हैं। बाटा, इसके आएंगे कल नतीजे। स्टॉक ने कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं दिखाया, कल थोड़ी खबरें आई थी एक ब्रांड टाइप को लेकर, बट बताएं नुपुर, नंबर्स कैसे रहेंगे इस बार बाटा के? बिल्कुल उम्मीदें भी ज़्यादा नहीं है नंबर्स को लेके भी। कंपनी की आय देखें तो सिर्फ 4% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 860 करोड़ के आसपास आ सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी घटे हैं, तो एक उसका इम्पैक्ट आपको ऑपरेशनली नजर आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। कामकाजी लेवल पे 12% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 180 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख सकता है। मार्जिन भी देखें तो वहाँ पर भी आपको करीबन 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिख सकता है, 19% से बढ़ के 21% के हो सकते हैं, और मुनाफा भी अकॉर्डिंगली 11% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी की आय में 4% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, जो फ्लो डाउन होता हुआ आपको कामकाजी लेवल पर भी नजर आएगा। 53% के ग्रॉस मार्जिन का अनुमान है। कंपनी की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ी है, जिसके चलते इस क्वार्टर में आपको ग्रोथ और मार्जिन में सुधार आते हुए दिख सकता है। ज्यादा उम्मीदें नहीं है, पर थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है। ज्यादा नहीं, थोड़ी। चलिए, ये है आपके लिए इस समय राय इस समय। बाय द वे अनिल जी, कुछ स्टॉक्स और मार्केट की तो हमने बात करी, और आपका मूव भी आया। एक आपका ओल्ड फेवरेट BSE, आज 2000 का लेवल उसने भी टच कर लिया है, वहाँ पर भी एक बार रखनी है नजर। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी तेजी का व्यू है हमारा बरकरार है, होल्ड कर सकते हैं, और आपका बहुत अच्छे लेवल पे लिया। अगर आपको टाइम करना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करे तो करे, बट अदरवाइज आपका 2 साल का व्यू है, तो अभी भी नहीं बेचना, अभी भी नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं बेचना। मेरे ख्याल से हमने 500 रुपये 400 रुपये की रेंज से स्टार्ट किया था इसको खरीदने की राय देने का, और तब से हम लगातार बुलिश थे, है और रहेंगे। बिल्कुल है
है ना, बिल्कुल बेचना नहीं है। 2 साल का व्यू होना चाहिए। अगर आपका व्यू महीने 2 महीने के हिसाब से है तो फिर प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें। राइट। बट अगर आपका 2 साल का व्यू है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। ठीक है। ब्रोकरेज स्टॉक्स, एक्सचेंज स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, डिपॉजिटरी स्टॉक्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ये सारे फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, इनको होल्ड ही करना है, बेचना नहीं। गॉट इट सर। पहली बार इतिहास में एक और चीज होने वाली है। बताइए। अब तक एनएससी के वैल्यूएशन को, जो एनएससी के स्टॉक ट्रेड करते हैं ना अनऑफिशियल मार्केट में, क्योंकि अभी तक लिस्टिंग मार्केट में, उसको देख देख के ये ट्रेड होता है बीएससी का स्टॉक। पहली बार ऐसा होगा इतिहास में, बीएससी के वैल्यूएशन देख के अब एनएससी ट्रेड होना शुरू होगा कि भाई ये तो बीएससी अगर इतना तो फिर एनएससी का कितना। ये होने वाला है दीप, ये बात अब देखना ये। ये तो एक ओपिनियन ले लीजिए। ले लेते हैं, आइए। किसकी लेंगे? बंसल जी की। अरे जनरल नॉलेज के मामले में जो मतलब चैनल चेक बंसल जी का। जी बंसल जी, विशेष टिप्पणी आपकी। नहीं अनिल जी, देखिए आप जनरल नॉलेज की बात करिए, ये सब तो अनिल जी मालूम ही है सबको जनरल नॉलेज। वो अनिल जी एक स्टॉक जो आपने मतलब कि लिटिल लेस देन 100 रुपीज के अराउंड रिकमेंड किया था, और मतलब कि दिवाली से पहले बड़ा जोर जोर से रिकमेंड किया था और काफी लोग उस पर नेगेटिव थे। आज उसका अनिल जी दिल्ली के अंदर फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट आया है एबी कैपिटल का अनिल जी। मतलब कि आपने तो काफी नीचे 100 रुपए से नीचे अनिल जी निवेश की राय दी थी, और कैन यू बिलीव, इमेजिन कर सकते हैं अनिल जी, फुल पेज ऐड किस चीज के लिए आया है? क्या अनिल जी? वो आदित्य बिरला कैपिटल, कोई बिरला की रियल एस्टेट, मतलब कि हाई, मतलब कि एंड अपार्टमेंट 5, 6, 7 बेडरूम वाले अपार्टमेंट। अनिल जी फोटो मैं तो सुबह अनिल जी 5 मिनट लेट हो गया, तभी वो हिमांशु जी पहले पहुंच गया। अनिल जी मैं 5-7 मिनट उसकी फोटोज देखता रहा कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं अनिल जी। फिर मुझे शायद लगा कि भैया दिल्ली के जो HNIs हैं उनको पॉल्यूशन से बचाने के लिए शायद बॉम्बे में लुभाने के लिए कुछ कर रहे हैं। बट अनिल जी जोक्स अपार्ट, मतलब कि फुल पेज फ्रंट का एड जो है ना एबी कैपिटल ने डाला हुआ है आज दिल्ली के न्यूज़पेपर्स में। मुंबई में भी था, आज मुंबई में फ्रंट पेज पे था। बिल्कुल, क्या निहार आया कुछ ऐसा नाम, ऐसा उन्होंने वो कुछ ऐसा बनाया है, वो अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं बिरला ग्रुप ने, उसका ऐड आया है। बिल्कुल बात देखो, है तो जनरल नॉलेज ही मानी जाएगी इसको भी। बंसल जी का वो पहले मैंने बोला उसमें नहीं निकली, किसी और में जगह निकली तो जरूर लेके निकली तो जरूर। चलिए आइए जल्दी से एक जैक का जैकपॉट ले लेते हैं। बताया जाए। बैंकिंग शेयरों में ही मोमेंटम है। देखिए अब बैंक निफ्टी 43,800 की ओर आ गया है, एंड यहाँ पे कोटक बैंक का 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। ये ट्रेड कर रहा है अभी 25 रुपए 20 पैसे के आसपास थी। सो कोटक बैंक का आप ये कॉल ऑप्शन खरीदे 1760 के स्ट्राइक का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 15 रुपए 80 पैसे का। टारगेट पहला बनेगा 38 रुपए का, 38 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 50 का सेकंड टारगेट रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक में आपको लगभग ऊपर में 1775 1790 तक के लेवल्स स्पॉट में आते हुए देखने मिलेंगे। आपके लिए कोटक बैंक 1760 की कॉल आप खरीद कर चल सकते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक्शन जबरदस्त रहा है। आज सुस्त शुरुआत है। निफ्टी का आप कह सकते हैं फ्लैट बंद हो रहा है, सेंसेक्स आप कह सकते हैं फ्लैट बंद हो रहा है। बाय द वे बात करते करते निफ्टी आखिरी मिनट में रिकवर भी हो गया पॉजिटिव टेरिटरी में एटलीस्ट, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है और स्टॉक्स में बढ़िया रोटेशन आपको दिखा है। सन फार्मा टॉप गेनर 2% ऊपर था। डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी अच्छी खरीदारी आई। सिप्ला में भी आपने पॉजिटिव एक्शन देखा, तो फार्मा शेयर्स तो मोमेंटम में थे ही। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में भी अच्छा एक्शन था। एसबीआई, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब में आपने खरीदारी देखी। आईसीआईसीआई बैंक भी हल्का पॉजिटिव था। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी आपको एक्टिव दिखे थे। इसके अलावा आपने मूव एसबीआई लाइफ में भी आती हुई दिखी थी, और बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखा था। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर आज हल्की मुनाफा वसूली थी, टॉप लूजर है बट 1% नीचे ही बंद है। डिवीज कल की तेजी के बाद आज यहां पर भी थोड़ी वीकनेस आपको आती हुई दिखी। ब्रोकरेज कमेंट्री नतीजे के बाद उतनी फेवरेबल नहीं आई है, बट वायदा कारोबार में नतीजों के बाद 10% का अपर सर्किट लगाया है ट्रेंट ने। ये जबरदस्त एक्शन आया, नतीजे भी इनके काफी दमदार आए थे। HPCL नतीजों के बाद आज ये 7.25% ऊपर था। अल्केम लैबोरेटरीज यहां पर 5.5% की मूव आपको आती हुई दिखे। HAL जिस पर अभी कॉल आई थी वहां पर अच्छा एक्शन है। इंडिया बुल्स हाउसिंग आज आपको दिखा रहा था। फेडरल बैंक, PNB, वेदांता, NMDC, कोरोमंडल, BPCL, ये सारे स्टॉक्स आपको काफी एक्टिव दिखे हैं। गिरावट थी मेट्रोपोलिस में, मुनाफा वसूली थी गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी में, और सेल जहां पर आज शॉर्ट कॉल आया था
वहां पर भी आपको वीकनेस दिखी है। वोल्टास, दीपक फर्टिलाइजर, मणप्पुरम, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी थोड़ी कमजोरी दिखी है। बट ओवरऑल आप अगर देखें प्रोविजनल बेसिस पर शायद फाइनल फिगर थोड़ा इससे नीचे है, बट 19,417 पर निफ्टी बंद हो रहा है। कल और आज के बीच में 5 पॉइंट की हल्की बढ़त और 150 पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी आपको बंद होते दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग फिगर बस आपके लिए आ रहे हैं कुछ ही देर में, तब तक बता देता हूं आज शाम के लिए क्या कुछ आयोजन किया गया है। कैंसर, इस बीमारी के नाम से ही डर लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में हर साल कैंसर के 10 लाख से ज्यादा अधिक नए मामले सामने आते हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में 80 लाख से ज्यादा अधिक लोगों की कैंसर से मौत हो गई। मौत के आंकड़े कम हो सकते हैं अगर लोगों में इसके प्रति जागरूकता होती। ऐसे में आज शाम 6 बजे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर हम इसी पर करेंगे चर्चा। भारत में इसके खतरे को समझेंगे, कैंसर के प्रति जागरूकता के साथ इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, डायरेक्टर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, BLK मैक्स हॉस्पिटल। शाम 6 बजे जरूर देखें कैंसर मत डर। इसके अलावा मनी गुरु में पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड निवेश के आंकड़े काफी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। वहीं कुछ और आंकड़ों के मुताबिक निवेशक 50% तक म्यूचुअल फंड यूनिट निवेश के 2 साल के अंदर रिडीम भी कर रहे हैं। तो इन आंकड़ों से क्या समझा जाए? निवेशक निवेश कर तो रहे हैं पर लंबी अवधि के बजाय शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं। आज शाम करेंगे इसी पर चर्चा और जानेंगे लंबी अवधि में निवेश के क्या हैं फायदे। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए वेल्थ क्रिएशन का लॉन्ग टर्म प्लान। हमारे साथ होने वाले हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मीर वोरा साहब और साथ ही कीर्तन शाह, CEO क्रेडेंस वेल्थ के। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन रूल लागू करने का ऐलान किया है लेकिन हाई कोर्ट ने ऑड इवन पर ही दिल्ली सरकार की क्लास ले डाली। कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन फॉर्मूला अवैज्ञानिक है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मॉग टावर कब चालू होंगे। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में इसी पर होगी चर्चा। विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई बढ़ते प्रदूषण पर सरकारी कदम हवाई होते हैं। साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर प्रदूषण से निपटना कैसे होगा। जरूर देखिए हमारी कवर स्टोरी ऑड इवन, नाम का या काम का। और ऑफ कोर्स अभी तो कमोडिटी आ रहा है आपके लिए, बट 4 बजे एक स्पेशल शो अनिल जी आपके लिए एंकर करने वाले हैं, खुशियों वाली दिवाली। और ये आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का होने वाला है, क्योंकि बाजार के 4 महारथी अनिल जी के साथ बात करेंगे। नीलेश शाह साहब होंगे, सुनील सिंघानिया साहब होंगे, समीर अरोड़ा जी और ऑफ कोर्स मधु केला सर भी सर के साथ जुड़ने वाले हैं। तो शाम 4 से 5 बजे की अपॉइंटमेंट सेट है सर। इस शो की एक खास बात और बता दूं जी, चारों महानुभाव मेरे साथ स्टूडियो में होंगे। अरे वाह। चारों एथनिक वियर में होंगे। दिवाली से दिवाली तक की बातें की जाएगी, मार्केट की भी, सारी एसेट क्लासेस के भी, कहाँ पैसा बनेगा, कहाँ लगाना चाहिए। तो बहुत ही स्पेशल शो है और बहुत ही अच्छे मज़ेदार अंदाज में होने वाला है। तो मिस मत कीजिएगा। चारों एक्सपर्ट को एक साथ स्टूडियो में देखने का, बात करने का मज़ा ही अलग आएगा। इंतजार करेंगे सर। बिल्कुल। तो 4 बजे ये शो आने की तैयारी में। तब तक आइए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागिल साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हिमांशु जी और साथ ही साथ सिद्धार्थ सेनानी साहब, सुदीप शाह साहब, चोपड़ा साहब और साथ ही जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कोई बचा तो नहीं, सब हो गए। ओके, बड़ा पैनल है ना दीप, कोई ऐसा मिस ना हो जाए। कल मना कर दे एकदम। सुमित जी बोले मैं तो नहीं होऊंगा आज तो मैंने पंक्चर का बोला, कल और कुछ बोलेंगे, तो इसलिए पहले सबका धन्यवाद। सुमित जी धन्यवाद हो गया आपका। हो गया अनिल जी, धन्यवाद। वेरी नाइस। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।